मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मीन्स की इस प्यार भरी महफिल में। मेरे बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे के पूरे पेपर के सारे क्वेश्चंस एक तरफ और प्रेपोजिशन का क्वेश्चन एक तरफ। प्रेपोजिशन को लेकर हमें ज़्यादा ध्यान रखना होता है क्योंकि प्रेपोजिशन अधिकतर स्टूडेंट्स हिंदी के माध्यम से ही अटेम्प्ट करते हैं, जबकि पेपर कई तरह से आपको परेशान करता है। पेपर के परेशान करने के कई सारे लेवल्स हैं। अगर हम प्रेपोजिशन की बात करते हैं तो प्रेपोजिशन को लेकर एक बच्चे को बहुत सारी चीजों को तैयार करना होता है, जिसमें सबसे पहली बात है जनरल प्रेपोजिशन। आज की जो हमारी क्लास होगी इसमें हम जनरल प्रेपोजिशन के साथ तो बात करेंगे ही, कहीं कहीं हम लोगों को फिक्स्ड प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस पर भी काम करना होगा। यानी कि कुछ शब्दों के साथ प्रेपोजिशन हमेशा जो फिक्स आती है हमें उन पर फोकस करना होगा। वो कौन से शब्द है, वो कौन सी प्रेपोजिशन है जो उनके साथ हमेशा फिक्स रहती हैं। और कभी कभी इसी माहौल में हमें ये भी देखने को मिलता है कि किसी भी शब्द, वो शब्द अपने आप में मेरे बच्चों नाउन या एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है। इसके साथ एक नहीं एक से ज्यादा प्रेपोजिशन आती हैं और दोनों बार या दो से ज्यादा भी आ सकती हैं। हर बार इसका अपना एक डिफरेंट मीनिंग बन जाता है, यानी कि एक डिफरेंट सेंस ये कन्वे करते हैं। तो प्रेपोजिशन एक बहुत खूबसूरत एरिया है। इसी से हम लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। और फ्रेजल वर्ब के अलावा अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं के अंदर हम लोगों को जो आज के समय की सबसे ज्यादा डिमांड है, सुपरफ्लोस यूसेज ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है ना, सुपरफ्लोस यूसेज ऑफ प्रेपोजिशन, यानी कि हमें लिखे हुए वाक्य में प्रेपोजिशन की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी के आधार पर क्वेश्चन को पढ़ने की वजह से हम प्रेपोजिशन ज़बरदस्ती लिख आते हैं या लिखे हुए प्रेपोजिशन को ठीक मानते हैं। तो यही है वो प्यारी खूबसूरत चीज़ जिन चीज़ों पर अब हमें धीरे धीरे आप लोगों को तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए पहले कुछ बेसिक्स आप लोगों के साथ रिवाइज में करा देता हूं जो प्रीलिम्स में आप लोगों ने बहुत खूबसूरत तरीके से समझे हैं। सबसे पहली बात तो मेरे बच्चों, जब भी हम किसी भी सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, चाहे वो वाक्य की शुरुआत में हो, चाहे वाक्य के अंत में हो, चाहे वाक्य के बीच में हो, कहीं पर भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। पर प्रेपोजिशन का अपना ही एक ऑब्जेक्ट आता है, इसीलिए प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का हम यूज करते हैं। दूसरी बात, जब भी हम किसी लिखे वाक्य में प्रेपोजिशन की बात करते हैं तो दोस्तों प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले ही हमेशा यूज होते हैं। इसके अलावा हम किसी अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम उसको भी नाउन के इक्विवेलेंट ही रखकर चलते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आगे हमें एक बात आती है समझ कि प्रेपोजिशन के ठीक बाद जब नाउन या प्रोनाउन हम यूज करते हैं, कभी कभी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है, तो मेरे बच्चों हम इसके साथ आईएनजी जोड़कर इसे जेरेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये अपने आप में बनता अपने आप में एक प्यारा नाउन ही है। ठीक है बच्चों, करेक्ट होगी बात, हाँ है ना। अब मेरे बच्चों अगर हम थोड़ी बात आगे लेकर चलने की कोशिश करते हैं तो प्रेपोजिशन के ठीक साथ हम लोगों को V1 के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ देखने को मिलता है, लेकिन एग्जैक्टली वो किसी न किसी नाउन के लिए ही यूज होता है। तो प्रेपोजिशन के बाद आया हुआ ये नाउन से पहले एडजेक्टिव और इसी नाउन के लिए इस प्रेपोजिशन का हम यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, इससे अगले एक पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। ये वो बेसिक्स हैं जो सिलेक्शन बैचेस में मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा डिटेल में जाने से कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। हमें उतना समझना है, रिवाइज करना है जितने से हम अपने क्वेश्चंस बनाने के लिए एकदम से रेडी हो जाएं। एक अगली पॉइंट आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी है कि जितनी भी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, अगर ट्रांजिटिव वर्ब्स का अपना ही ऑब्जेक्ट लिखा मिलता है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, अगर ट्रांजिटिव वर्ब्स का अपना नाउन या प्रोनाउन लिखा मिलता है तो हमें इनके बीच किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। प्रेपोजिशन, नो प्रेपोजिशन, किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत हमें इनके साथ नहीं है। अच्छा बच्चों, सारी बातें एक तरफ, लेकिन मैं इस शब्द को पढ़ना आपको सिखा देता हूं। सबसे पहली बात तो अंग्रेजी भाषा में जब इसका उच्चारण, वाउल का उच्चारण किया जाता है तो इसकी ध्वनि आती है आ। ठीक है जी, तो इसको जब आप उच्चारण में लाते हैं तो इसकी ध्वनि आती है आ। ठीक है, और इसी वजह से इसका उच्चारण बनता है प्रेपोजिशन। ठीक है, बहुत सारे लोग अपनी इंडियनिज्म के अनुसार इसको ओ की साउंड भी बोलते हैं, तो प्रीपोजिशन आप जैसे चाहे वैसे बोल सकते हैं, लेकिन सही तरह से इसका उच्चारण बनता है प्रेपोजिशन। करेक्ट है।
आप चाहें इसे प्रीपोजिशन भी बोल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पर भारत में कहीं किसी से झगड़ना नहीं है, जिसको जैसा मन करे वो वैसा बोल सकता है। ठीक है जी, वही पानी दिल्ली में पानी है और वही पानी हरियाणा में जाओगे तो वो पानी पानी नहीं, वो पानी हो जाता है। ठीक है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, आपका आइडिया कन्वे होना चाहिए। चलिए बच्चों, तो आगे कहानी को समझते हैं। अगर हमारे सामने किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब का जिक्र देखने को मिल जाए तो आप सभी इस बात को जरा गौर फरमाइएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम अगर किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं तो मेरे बच्चों हम इससे पहले प्रेपोजिशन कंपलसरी यूज करते हैं। अब प्रेपोजिशन जब भी हम किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं, जब भी हम कोई प्रेपोजिशन मेरे बच्चों किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले जब यूज करते हैं तो आपको ये छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बात याद रखनी होगी बच्चों। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी होगी बच्चों कि ये जो लिखा हुआ हमारे सामने फ्रेज है, ये जब किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, इसी की वजह से ये जो पूरा फ्रेज है वो एडजेक्टिव फ्रेज का काम करता है। ठीक है बच्चे, और जब हम इसी लिखे हुए, जब हम इसी प्रेपोजिशन के साथ नाउन वाले फ्रेज की बात कर रहे हैं और ये क्वालिफाई करता है किसी भी वर्ब को या फिर किसी भी वर्ब को या फिर किसी भी एडजेक्टिव को, तो बाबू इसी की वजह से ये पूरा का पूरा फ्रेज अपने आप में एडवर्ब फ्रेज के नाम से काम करता है। ठीक है जी, हाँ है ना। अब यहाँ इस बात को समझने के लिए मुझे दो बातें आपको जरूर बतानी होगी। मेरे बच्चों, इन तीनों लिखे हुए वाक्यों को थोड़ा सा ध्यान से समझने का काम करेंगे। ये वाले पॉइंट्स आपको समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन पॉइंट्स के बेसिस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने भी आ जाएंगे, उनको टेक्निकल तरीके से पढ़ना भी आप सीख जाएंगे। तो बाबू, पहले सवाल में अगर हम ही की बात करें तो सब्जेक्ट है सभी जगह, कोई भी दिक्कत नहीं। केम अपने आप में एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके बाद आपको व्हेन, वेयर, हाउ या वाई का आंसर मिलता है, और ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके बाद आपको व्हाट या हुम से जवाब मिलता है। ठीक है, आप इन्हें हिंदी में भी पहचान सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया कहलाती है जिसके पास अपना कर्म हो, यानी कि क्या या किसे से जवाब हमें मिल जाए, और जो हमारी अकर्मक यानी कि इनट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव का आंसर हमें मिलता है कैसे, कहाँ, कब या क्यों से। ठीक है बच्चों, तो भाई अगर इन ट्रांजिटिव की हम बात कर रहे हैं तो ये इन द रूम वेयर का आंसर हमें दे रहा है, और बाबू इस प्रेपोजिशन के जरिए रूम को इस केम से रिलेट किया जा रहा है। तो अंडरलाइन किया हुआ ये पार्ट क्योंकि इन ट्रांजिटिव वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए ये एडवर्ब फ्रेज बन गया। आगे सवाल को देखते हैं। ही वॉज इन द रूम। सर, इस वॉज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक लिंकिंग वर्ब है। आगे हमने देखा प्रेपोजिशन के बाद ये लिखा जो ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन इस रूम से पहले आकर रिलेट इस वॉज को नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ होता है। तो इसका मतलब ये जो पूरा इन द रूम है ना, ये पूरा का पूरा हमें जो रिलेट होता हुआ नजर आ रहा है वो रिलेट कर रहा है इस ही को, यानी कि प्रोनाउन को। इसी वजह से ये पूरा का पूरा फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। अगला सवाल लिखा है ही वॉज स्लीपिंग इन द रूम। तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया बाबू। ही वॉज स्लीपिंग, स्लीपिंग अपने आप में क्या है? इंट्रांजिटिव। वह सो रहा था, इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, और जब इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो जबरदस्ती इसके पीछे नाउन लगाना है, तो सर फिर हम इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे रूम को, ये एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, है ना भाई। तो वह कहाँ सो रहा था? आप कहेंगे सर जी यहाँ पर इस इंट्रांजिटिव को रिलेट करने की कोशिश इस प्रेपोजिशन से की है, इसलिए पूरा का पूरा जो फ्रेज है वो एडवर्ब का काम करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक ये छोटा सा वार्म अप है जो प्रेपोजिशन की कहानी के बेसिक्स आप लोगों के सामने क्लियर करता है। करेक्ट है। अब मुझे एक छोटी सी बात आप लोगों को और बतानी है कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई भी प्रेपोजिशन कैसे सुपरफ्लोस होती है अगर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। दो बातें आप लोगों को समझने के लिए सेंटेंस लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चे, मैं अगर आपको कहता हूं he talked about
हिज ट्रेजेडी। चलो रिजल्ट की जगह मैं लिखने की कोशिश करता हूं यहां पर द आंसर की। अब इन दोनों लिखे हुए सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इन दोनों सेंटेंसेस में बेहद खूबसूरत बात हमारी समझ में आती है। क्या बात समझ आती है बेटा? पहले लिखे हुए सवाल में ही टॉक्ड अबाउट हिज ट्रेजेडी, ठीक है ना जी। ही टॉक्ड, टॉक्ड अपने आप में क्या है? आप कहेंगे सर इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है जी। तो इस लिखे हुए नाउन के साथ ये प्रेपोजिशन बिल्कुल वैलिड हो गई, बोलो हाँ। जब हमने इन दोनों को आपस में मिलाया तो टॉक्ड और अबाउट आपस में मिलकर क्या मीनिंग कन्वे करते हैं? मीनिंग कन्वे करते हैं डिस्कस्ड का। तो आप कहोगे सर जब इसके अर्थ में ही अबाउट छिपा हुआ है तो हमें ये समझ में आया कि डिस्कस्ड अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से अपने पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर आएगा। करेक्ट है ना? तो इसीलिए आप लोगों ने ये चीज बहुत अच्छे से याद की हुई है बच्चों कि डिस्कस के साथ हमें किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ है ना? अब अगर इसी सवाल में मैं आप लोगों को कह दूं ही डिस्कस्ड, आगे लिखा है हिज ट्रेजेडी, और फिर मैं अगर आपके सामने लिख देता हूं, ठीक है ना जी, हिज ब्रदर, तो आप क्या करेंगे? तो आप यहां पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सर जी ये बात तो समझ आया, ये अपना एक प्यारा सा सब्जेक्ट हुआ है ना। डिस्कस्ड अपने आप में सर अभी आपने बताया एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसकी वजह से ये लिखा हुआ ट्रांजिटिव वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट है। मैं इसे कह देता हूं ये हो गया हमारे सामने एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बोलो हाँ, ठीक है बच्चे। अब हमारे सामने लिखा हुआ है क्या चीज? हिज ब्रदर। अब आप कहोगे सर यहाँ जो ये हिज ब्रदर है ना तो ये इसका अपना ऑब्जेक्ट है, अरे हाँ है ना, ठीक है जी, और ना ही इस ट्रेजेडी से इसका कोई लेना देना। मेरी बात समझ रहे? क्योंकि ये भी नाउन है, नाउन के एडजेसेंट को नाउन नहीं लिखेंगे, तो यानी कि लिखा तो ऑब्जेक्ट परिवार के पास ही है। तो बाबू इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी प्रेपोजिशन लिखकर ही इस लिखे हुए नाउन से इसको हम रिलेट कर पाएंगे, है ना। तो भाई अब यहां पर एक प्रेपोजिशन हमने क्या लिख दी? अबाउट हिज ब्रदर, अरे हाँ है ना। यहां हो सकता है आप यहां पर लिखने का काम करेंगे एक ऐसी प्रेपोजिशन जो कंजंक्शन परिवार से निकल कर आई है, बिकॉज ऑफ, और बिकॉज ऑफ का मीनिंग बताने के लिए हम प्रेपोजिशन फॉर का भी यूज कर सकते हैं, बोलो हाँ, ठीक है ना। अगर मान लो मेरे बच्चों में यहां पर इंस्पाइट ऑफ या इंस्टेड ऑफ लगा देता हूं तो ये भी अपनी जगह ठीक है कि उसने डिस्कस की अपनी ट्रेजेडी उसके भाई की बजाय। डिस्कस करनी थी भाई को लेकिन उसकी बजाय डिस्कस कौन कर गया? वो कर गया, अरे हाँ है ना। ऐसा भी हो सकता है कि भाई साहब उसने डिस्कस किया है, किसके साथ बैठकर डिस्कस किया है? भाई के साथ डिस्कस किया है, हाँ है ना। सर विद में अगर थोड़ा सा मैं आउट कर दूं तो आप कहोगे सर विदाउट भी चल जाएगा, विदाउट चल गया तो सर जी एक्सेप्ट भी चला दिया, अरे हाँ है ना। अगर सिमिलर टू का मीनिंग कन्वे करना है तो मेरे बच्चों ने यहाँ पर लाइक भी लगा दिया, अरे हाँ है ना। मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर आप किसी के बारे में कुछ बात कहने की कोशिश कर रहे हैं तो रिगार्डिंग, अरे हाँ है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये रिगार्डिंग भी अपने आप में प्रेपोजिशन ही होती है भाई, है ना। इसे हम वर्बल प्रेपोजिशन कहते हैं। कुछ ऐसी हमारी वर्ब है जिनके साथ आईएनजी आप जोड़ोगे तो वो प्रेपोजिशन बन जाती है। आप कहोगे सर जी आप कहना क्या चाह रहे हो? दया कुछ तो गड़बड़ है। तो दया ये समझाना चाह रहा है मेरे भाई, दया आपको ये समझाना चाह रहा है भाई कि आप अगर थोड़ा सा गौर फरमाएंगे ना मेरे बंदर तो आपको ये समझ आएगी कि प्रेपोजिशन परिवार में कई बार ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि किसी भी वाक्य में एक नहीं एक से ज्यादा प्रेपोजिशन यूज होती हैं, और जैसे जैसे प्रेपोजिशन का आप यूज करोगे वैसे वैसे इनका अपना एक अलग ही अर्थ बनता चला जाता है। क्या आप मेरी बात को ठीक से समझ पा रहे हैं? ठीक है बच्चों, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कभी कभी किसी एक वाक्य में एक नहीं एक से ज्यादा प्रेपोजिशंस आ सकती हैं और उसका अर्थ बदल सकता है ना। ही केम विद मी, ही केम विदाउट मी, ही केम आफ्टर मी, ही केम बिफोर मी, समझ रहे हैं? हर बार अर्थ बदल जाता है। यू गॉट माय पॉइंट? तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रेपोजिशन अपने आप में सच में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। इस पर हमें बहुत प्यार से अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आइए मेरे दोस्तों, चलिए दोस्तों पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल लिखा है द करंट स्टेट ऑफ द लिटरेचर ऑन द एफिकेसी अंडर कॉग्निटिव बिहेवियर
therapy for individuals with generalized anxiety disorder suggests that it is a promising treatment option। ठीक है बच्चों। तो बच्चों सवाल हमारे सामने कहता है द करंट स्टेट ऑफ, जब हम किसी भी लिखे हुए वाक्य में ऑफ का प्रयोग होते हुए देखते हैं तो ऑफ कभी कभी हमें रिलेशन बताने का काम करता है, कभी कभी ये हमें पोजेशन बताने का काम करता है, कभी कभी ये हमें पार्टिटिव यूज बताता है यानी कि किसी के हिस्से को मेंशन करने में काम करता है। कभी कभी ये पार्टिटिव यूज की ही अगर हम बात करते हैं तो पार्टिटिव यूज हम लोग कभी कभी टाइम के साथ या डेट के साथ या फिर मंथ के साथ भी यूज करते हैं। करेक्ट है। जैसे आपने कहा 23 नवंबर, तो आप इसको और एलेबोरेट करना चाहें तो कह सकते हैं 23 ऑफ नवंबर। ठीक है जी। आपने घड़ी में समय देखा बजा 4 o'clock, तो बाबू इस 4 o'clock की अगर हम बात करते हैं तो 4 ओ का मतलब होता है बेटा ऑफ। करेक्ट है, बात समझ रहे हैं? ओके जी। तो ये हमें ऑफ का ध्यान रखना है। द करंट स्टेट ऑफ लिटरेचर, सर लिटरेचर का पार्ट हमें बताया है या हमें रिलेशन बताया है कि सर हम लिटरेचर की अवस्था बताने का बात कर रहे हैं। आगे क्या लिखा है? ऑन। ऑन हम जब यूज करते हैं किसी भी प्रेपोजिशन के रूप में तो ऑन हमें एक तो बताने का काम करता है कंटैक्ट ऑफ सरफेस। ठीक है। कंटैक्ट ऑफ सरफेस का मतलब क्या हुआ? जब किन्हीं दो चीजों के सरफेस आपस में टच करें। आई एम राइटिंग ऑन दिस बोर्ड, तो इस ऑन का मतलब मेरे पेन का और इसका सरफेस आपस में टच कर रहा है। ठीक है ना जी, यू गॉट माई पॉइंट? है ना। देयर इज एन एसी ऑन द वॉल, दोनों का कंटैक्ट ऑफ सरफेस टच कर रहा है। इसी ऑन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें एग्जैक्ट डे बताने की कोशिश करता है, डेट बताने की कोशिश करता है। ठीक है। मैं स्मार्ट रिवीजन करवा रहा हूं बेटा, डिटेल आपके सिलेक्शन बैच में ही ज्यादा बेहतर तरीके से समझाई जा सकती है, या स्मार्ट रिवीजन में करा रहा हूं। इस ऑन का एक और खूबसूरत जिक्र होता है जब हम किसी चीज का टॉपिक बताना चाहते हैं। ठीक है ना। मैं अगर आपको कहता हूं आपको मैं कहता हूं जैसे आप अपने दोस्त के पास गए और आपने पूछा अरे यार आज मेंस की कौन सी क्लास थी, मैं देख नहीं पाया, तो आपने कहा टुडे द क्लास वाज ऑन प्रेपोजिशन, टॉपिक आपने बता दिया। करेक्ट है भाई, हाँ है ना। तो ये अपनी जगह सही है। एफिकेसी का मतलब होता है एक ऐसी कैपेसिटी, एफिकेसी का मतलब होता है बेटा एक ऐसी कैपेसिटी जो डिजायर्ड रिजल्ट लेकर आ सकती है, जो डिजायर्ड इफेक्ट लेकर आ सकती है, उसे हम एफिकेसी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्त। आगे लिखा है अंडर कोग्निटिव। जब हमें किसी सेंटेंस में अंडर देखने को मिलता है तो अंडर लेकर आता है कवरिंग सेंस को। ठीक है ना, कवरिंग सेंस को, या फिर किसी चीज के लिए वर्टिकली जो उसके ठीक नीचे हो, इस पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे जो है उसे हम वर्टिकली नीचे की बात कहते हैं। तो अंडर कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ठीक है जी। तो एफिकेसी अंडर, सर ये तो बातचीत में गड़बड़ है। हम एफिकेसी को रिलेट कर रहे हैं किसके साथ? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के साथ। तो अंडर को हटाकर हमें यहां ऑफ लगाना पड़ा। आगे देखने को मिलता है क्या चीज? बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंडिविजुअल्स। सर यहाँ फोर की अगर हम बात करते हैं तो फोर के बहुत सारे प्रयोग हमें देखने को मिलते हैं। फोर प्रेपोजिशन के बहुत सारे प्रयोग हमें देखने को मिलते हैं। ये रीजन बताने में मदद करता है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ, बिकॉज ऑफ, ये सब्स्टिट्यूशन बताने का काम करता है। सब्स्टिट्यूशन का इंस्टेड ऑफ। ठीक है, इंस्टेड ऑफ। सर ये जब हम फोर का यूज करते हैं तो फोर का हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि बेनिफिट किसको मिल रहा है। ठीक है, इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है। ठीक है ना जी। ये बताने का काम करता है हमें सुटेबिलिटी, ये बताने का काम करता है सुटेबिलिटी। जैसे आप कहते हैं दीज शूज आर फॉर रनिंग, यानी कि सुटेबल किस चीज के लिए है? रनिंग के लिए। बाबू यही जो फोर है एक्सचेंज के लिए भी यूज होता है। ठीक है ना। दुकानदार भाई आपको कहता है यू कैन हैव दिस मोबाइल फोन फॉर ₹20,000, यानी कि 20,000 आप देंगे, इसके एक्सचेंज में हम आपको फोन देंगे। ठीक है ना। फोर का मतलब कुछ देने और लेने के एक्सचेंज को बताता है। सर जी फोर अपने आप में ड्यूरेशन को भी बताता है, हालांकि ड्यूरेशन भी दो तरह के होते हैं, उस डेप्थ में हम सिर्फ सिलेक्शन बैच में ही जाएंगे बेटा। ठीक है भाई, है ना। आगे हम फोर की बात कर रहे हैं तो फोर रेसिपिएंट के लिए भी यूज होता है, यानी कि किसी चीज को प्राप्त करने वाला कौन है। ठीक है ना। जैसे आप कोई भी लेटर किसी को या कोई गिफ्ट किसी को भेजते हैं, ऊपर फोर लिख देते हैं, नीचे नाम लिख दिया। ठीक है बेटा, करेक्ट हो गया। अब इसी फोर की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक और अर्थ इसका निकल कर आता है, दैट इज कॉल्ड हेडिंग टू।
ठीक है ना। जैसे हेडिंग टू का मतलब होता है आप किस ओर जा रहे हैं, आपने अपनी कोई भी डायरेक्शन फिक्स की है और वहां आप पहुंचना चाह रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आपने कहा क्या चीज, माई फादर इज लिविंग फॉर हिज ऑफिस, यानी कि पापा जा रहे हैं किस तरफ, अपने ऑफिस की तरफ, ठीक है ना। यानी कि ही इज हेडिंग टू, करेक्ट हो गया। तो भाई बहुत सारे ये जो यूसेज हैं फोर के, उस हिसाब से अगर हम समझने का काम करेंगे तो इस बिहेवियरल थेरेपी का इंडिविजुअल्स पर जो हमें देखने को मिलता है क्या, एक तरह का रिसीवर या बेनिफिट देखने को मिलता है। विद जनरलाइज्ड एंजाइटी, सर विद की अगर हम बात करते हैं तो विद के दो यूज आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। या तो ये हमें टूल या इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताता है, यानी कि जिसके जरूरी है कोई काम किया जाता है। आई एम राइटिंग विद अ पेन, करेक्ट है। फाइन, ओपन दिस बॉक्स विद अ हैमर, ठीक है। इसको किस टूल के सारे खोलेंगे, ठीक है। विद बताने की कोशिश करता है कंपनी, संगत, साथ, ठीक है ना जी। जैसे आपने थोड़ी देर पहले एक वाक्य कहा, ही केम विद मी, संगत, साथ, कंपनी बताने का काम कर रहे हैं। तो सर यहां पर जनरलाइज एंजाइटी ऑर्डर सजेस्ट दैट, ये विद अपनी जगह सही है, इट इज अ प्रोमिसिंग ट्रीटमेंट, बाकी का पूरा वाक्य अपनी जगह सही है, सिर्फ वहां अंडर की जगह हमें एक प्यारा सा ऑफ ठीक करना था, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों चलते हैं अगले सवाल की ओर। फैक्टराइजिंग इज ऑफ कोर्स डिफरेंट फ्रॉम एंड सुपीरियर देन बिल डिस्काउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ स्मॉल कंपनी, ठीक है। आइए ध्यान से समझते हैं। यहां लिखा है फैक्टरिंग, ठीक है जी। फैक्टरिंग इज, ये अपनी जगह सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑफ कोर्स अपने आप में एक एडवर्ब है जिसका मतलब है यस, यानी कि जिसे हम श्योर भी कह देते हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, फैक्टरिंग इज ऑफ कोर्स डिफरेंट फ्रॉम, बिल्कुल सही जा रहा है बेटा। डिफरेंट के साथ हम हमेशा फ्रॉम का यूज करते हैं, फिक्स प्रेपोजिशन है। आगे लिखा है सुपीरियर के साथ देन, तो सुपीरियर के साथ कंपैरिजन की अगर हम बात करते हैं तो टू का हम प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्द आप लोगों ने एडजेक्टिव्स में जरूर पढ़े हैं बेटा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, प्रेफर की अगर मैं बात करूं, प्रेफरेबल की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना जी। या फिर ऐसे शब्द जिनके अंत में आई ओ आर देखने को मिलते हैं, इनके अंत में हम देन का प्रयोग नहीं करते, ऑफ का प्रयोग नहीं करते। कंपैरिजन के लिए हम इनके साथ प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं। आगे लिखा है बिल डिस्काउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। देखो आप जानते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ व्यू एक फ्रेज है, ठीक है ना। स्मॉल कंपनी से रिलेट करने के लिए ऑफ अपनी जगह सही है। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, फ्रॉम के साथ हम पेयर बनाकर चलते हैं हमेशा टू का। अब इसके दो कारण हैं। फ्रॉम जो है वो बताने की कोशिश करता है ओरिजिन, उत्पत्ति, या फिर इसी को हम अगर कहना चाहें तो स्टार्टिंग, ठीक है ना जी। टू हमें बताने की कोशिश करता है क्या चीज, टू हमें बताने की कोशिश करता है रेसिपिएंट के बारे में। रेसिपिएंट का मतलब जहां कोई चीज अंत में मिलती है। अब इसी को अगर हम कहने की कोशिश करें तो ये अपने आप में एंडिंग हो गया। आप चिट्ठी लिखते हैं किसी को, आपने ऊपर लिखा टू चंपा, ठीक है, नीचे लिख दिया फ्रॉम चमेली, अरे हाँ ना। तो सर इस लेटर को प्राप्त कौन करेगा, सर ये आया कहाँ से है, ठीक है बच्चे, अरे बोलो हाँ। आपने किसी से वाक्य पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप उस इंसान का ओरिजिन पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई पॉइंट ऑफ व्यू शुरू कहाँ से हुआ, तो इस हिसाब से फ्रॉम अपनी जगह सही काम कर रहा है। बाकी की पूरी बात अपनी जगह सही है बच्चों। ये जो क्विक रिवीजन पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं इनको जरूर लिख लीजिएगा, एग्जामिनेशन में बहुत मदद करने वाली बातें हैं, ठीक है बच्चे। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। एज अ बॉय ऋषभ इज वेरी ओबीडियंट, पोलाइट एंड हार्ड वर्किंग, बट एज अ स्टूडेंट ही इज ऑलवेज इन अटेंटिव इन स्टडी। क्वेश्चन को देखते हैं। एक बॉय की तरह अगर ऋषभ की हम बात करें, इज वेरी ओबीडियंट, बहुत अच्छा आज्ञाकारी है, पोलाइट एंड हार्ड वर्किंग। इस एंड से ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, तीनों एडजेक्टिव हमने यहां पर लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहां जो ये बट लिखा है ना हमारे सामने, ये अपने आप में कंजंक्शन है जो कंट्रास्ट बताता है, ठीक है जी। एज अ स्टूडेंट ही इज ऑलवेज, लेकिन अगर एक स्टूडेंट की तरह हम बात करें, ही इज ऑलवेज इन अटेंटिव इन स्टडी, ये है अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत सी गड़बड़। अब इस गड़बड़ को हम कैसे ठीक करेंगे। पहली बात तो ये, इन अटेंटिव से पहले इन लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, ये बेवजह लिखा हुआ है, अरे हाँ है ना, ठीक है ना। लेकिन अगर हम किसी शब्द से पहले इन को जोड़ देते हैं, अगर हम किसी शब्द से पहले प्रीफिक्स ही इनको कर देते हैं, तो ये इस शब्द को या तो इनसाइड का मीनिंग दे देता है या फिर ये मीनिंग बना देता है इसका नेगेटिव।
तो अटेंटिव जो नहीं रहा उसे आपने इनअटेंटिव कह दिया। और बेटा अटेंटिव या इनअटेंटिव के साथ फिक्स प्रेपोजिशन हमेशा आती है क्या चीज? टू। अरे हाँ है ना। अगर मैं आप लोगों को इनअटेंटिव का मीनिंग बता दूं तो इग्नोरेंट टू, मैं अगर कहने की कोशिश करूं ब्लाइंड टू, अगर मैं आप लोगों को कह दूं डेफ टू, तो ये सभी हमारे शब्द हैं जिनके साथ हम टू लगाकर इग्नोर करने वाली फीलिंग लेके चल सकते हैं। और लड़के लोग इग्नोर करने वाली फीलिंग से बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं, ये सब कोई जानते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माई फादर हैज द रेपुटेशन फॉर बीइंग द सॉर्ट ऑफ मैनेजर हु इज एटलीस्ट विलिंग टू लिसन टू एनीवन हु वांट्स टू रेज अ पॉइंट। एक अच्छा सवाल है, ये आप लोगों को अच्छे से तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन पर हम अगर ध्यान से फोकस करने की कोशिश करें तो माई फादर सेंटेंस का सब्जेक्ट है बेटा, हैज इसके अकॉर्डिंग अग्री कर रही है द रेपुटेशन। ठीक है ना जी। अब रेपुटेशन किस चीज की है? तो रेपुटेशन का पोजेशन हमें बताना है, उसका रिलेशन बताना है। तो फोर का तो जस्टिफिकेशन है नहीं, यहां हमें क्या लगाना पड़ेगा? रेपुटेशन ऑफ। किस चीज की रेपुटेशन है वो उसे रिलेट की गई है। ठीक है, अब प्रेपोजिशन के बाद यहां हमारे सामने बीइंग बिल्कुल सही काम कर रहा है, क्विक रिवीजन में आपको बताया। सॉर्ट ऑफ, अब याद रख लीजिएगा बच्चों, मैं काइंड की बात करूं, मैं सॉर्ट की बात करूं, मैं टाइप की बात करूं, ठीक है, इनके साथ हम प्रेपोजिशन ऑफ ही बताते हैं जब हम किसी चीज के प्रकार की बात करते हैं, तो ये सही जा रहा है। मैनेजर, अब दोस्तों इस मैनेजर को रिलेट हु से किया, सिंगुलर होने की वजह से इस सही काम कर रहा है। एटलीस्ट मिनिमल की बात करता है, यानी कि कम से कम चीज की बात कर रहा है, ये अपने आप में फ्रेज है, सही है। विलिंग लिखा है टू लिसन टू, सर यहां पर ये जो टू लिखा है ये इसको बना रहा है इन्फिनेटिव। क्या बना रहा है? इन्फिनेटिव। इस टू की अगर हम बात करते हैं तो लिसन के साथ ये फिक्स प्रेपोजिशन सही काम कर रही है। ठीक है जी। एनीवन हु वांट्स टू रेज अ पॉइंट, यहां पर भी टू जुड़कर इन्फिनेटिव बना रहा है। करेक्ट है भाई, हाँ के ना? बात समझ रहे? ओके, तो यानी कि इस लिखे हुए वाक्य में सिर्फ एक ही जगह पर गलती थी, बाकी सारा प्रोग्राम अपनी जगह ठीक है। ओके बच्चों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? गवर्नमेंट्स शुड रिफ्रेन टू एसोसिएट देमसेल्व्स विद एनीथिंग दैट टेंड्स टू अफेक्ट द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ आवर स्टेट। प्यारा सवाल है, दिमाग लगाने वाला सवाल है। गवर्नमेंट्स हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है जी, गवर्नमेंट्स हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये अपने आप में बिल्कुल वैलिड है। अब मेरे भाई अगले सवाल की, अगले हिस्से की बात करते हैं। शुड रेफ्रेन, रेफ्रेन, प्रिवेंट, डिफरेंट, ये ऐसे हमारे शब्द हैं जिनके साथ हम प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। फ्रॉम का यूज कर लिया भाई, ठीक है। जैसे ही फ्रॉम का हमने यूज किया तो आपके दिमाग में सर एसोसिएट चलेगा, मैं कहूंगा नहीं बेटा, अगर वर्ब लिखी है तो उसको हम जेरेंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना जी। एसोसिएटिंग, आगे लिखा है क्या चीज? देमसेल्व्स विद, आगे लिखा है एनीथिंग। यहाँ विद अपनी जगह सही है क्योंकि ये कंपनी की बात कर रहा है, संगत की बात कर रहा है, साथ की बात कर रहा है। एनीथिंग, दैट अपने आप में यहाँ पर कंजंक्शन है, सही काम हो गया है। टेंड्स टू, टेंड्स के साथ हम इंफिनिटिव लगाते हैं। देखो बच्चों, यहाँ टेंड्स अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है जो कि अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार प्रयोग की गई है। ये अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग प्रयोग की गई है। ठीक है बच्चे, ये अपनी फाइनाइट वर्ब है, आप इसे सामान्य भाषा में मेन वर्ब भी कह सकते हैं। अब दोस्तों इसी के रीजन को, इसी के पर्पस को आगे बताया है। तो टू के साथ ये V1 अपने आप में इंफिनिटिव सही है। द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ आवर स्टेट, ऑफ अपनी जगह रिलेट करने के लिए यूज हुआ है, बाकी का पूरा वाक्य बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। लिखा है इन द मीटिंग, मीटिंग के दौरान की ये बात कही गई है। यहाँ इस इन का मतलब दैट पर्टिकुलर पीरियड। मिस्टर मेहताज सजेशंस विद रिगार्ड फॉर सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, आगे लिखा है वर हेल्ड बाय ऑल द मेंबर्स। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस वर हेल्ड ने हमें बताया कि ये लिखा हुआ वाक्य पैसिव वॉइस में है। बाई के साथ हम लोगों ने इसके लिए बना दिया है किस चीज को? एजेंट को, यानी कि पैसिव के लिए बाई प्रेपोजिशन का हम यूज करते हैं। ऑल द मेंबर्स, ये भी सही जा रहा है। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे, सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिखा है विद रिगार्ड फॉर, विद रिगार्ड के साथ फॉर नहीं टू का यूज किया जाता है, जिसका अर्थ निकल कर आता है अबाउट, यानी कि किसी चीज के बारे में। तो ये फिक्स प्रेपोजिशन की ही एक परेशानी थी। यहाँ इन अपनी जगह सही है जो एक सर्टेन ड्यूरेशन की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है सर,
रिलेटिव दिखाया है इसका अर्थ। कंप्राइजेज ऑफ थ्री विंग्स, द लेजिस्लेचर, द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव, ये भी अपनी जगह सही है। एंड से हमने तीनों के तीनों विंग्स को बताया हुआ है, ठीक है ना जी। विंग्स का मतलब जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। एंड ईच इज, ईच अपने आप में बिल्कुल सही जा रहा है, सिंगुलर है प्रोनाउन, इसकी साथ सही है। इंडिपेंडेंट इन इट्स, तो सर यहाँ इस ईच की वजह से ही ये इट्स यूज हुआ है। अब सिर्फ गड़बड़ यहाँ है जो हमें ध्यान से देखनी है। देखिए मेरे बच्चों, अगर मैं कंसिस्ट ऑफ की बात करता हूं तो कंसिस्ट ऑफ के लिए ही हम एक शब्द यूज करते हैं, कंप्राइज। इसीलिए जब इसके मीनिंग में ही पहले से ही ऑफ छिपा है तो हम कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाते। ठीक इसी जैसा एक और प्यारा शब्द है हमारे सामने जिसे हम इंस्पाइट ऑफ कहते हैं। तो इंस्पाइट ऑफ का अर्थ होता है डिस्पाइट। तो आप कहेंगे सर जी जब इसके अर्थ में ऑफ छिपा है तो इसके साथ ऑफ लगाएंगे? मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। करेक्ट है बच्चे? तो ये अपने आप में ध्यान रखना है बेटा, ये तो वर्ब है और ये अपने आप में ही एक प्रेपोजिशन है। करेक्ट है बेटा? आइए बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वी मे हैव टू अवेट फॉर अ न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर टू रीस्ट्रक्चर आवर इकोनॉमी बाय अडॉप्टिंग अ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्लोजर टू आवर नीड्स। सवाल को ध्यान से समझते हैं। वी सब्जेक्ट है, मे एक मॉडल एक्सिलरी है, ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है ना जी। वी मे हैव टू वेट, ठीक है जी। अब अगर हम ध्यान से समझते हैं भाई तो ये इन्फिनेटिव सही काम कर रहा है। आप सभी बच्चों को ये बहुत अच्छे से पता है कि वेट और फोर को अगर हम साथ लिखते हैं तो अवेट बनता है, इसीलिए इसके साथ फोर लिखना सुपरफ्लूस हुआ। तो ये तो पहला हमारे सामने सवाल हो गया। अ न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर, एक नया पॉलिटिकल सिस्टम, यहां ये इन्फिनेटिव है। टू रीस्ट्रक्चर, दोबारा से उसके रूप देना, ढांचा देना। और इकोनॉमी, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट क्या है, ठीक है ना जी। बाई का हमने यहाँ पर यूज किया है, किस चीज के लिए हमने यूज किया है? जब हम कोई जरिया बताने का काम करते हैं, यानी कि किस जरिए कोई काम हो रहा है, बाई। और बाबू प्रेपोजिशन के साथ यहाँ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब बिल्कुल सही है। अ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, तो मॉडल के साथ ऑफ लगाना अपने आप में पॉजेसिव केस बता रहा है। क्लोजर टू, क्लोजर टू का मतलब यहां पर हमें समझ आ रहा है सिमिलर टू, ठीक है बच्चे। तो ये भी अपनी जगह सही है, यानी कि बाकी का जो पूरा क्वेश्चन है बिल्कुल वैलिड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस इतनी सी ही बात थी। तो बच्चों यही वेट फोर का जो क्वेश्चन है हम लोगों ने जो स्किप किया था इंट्रोडक्शन के टाइम, आप उसको भी इसी तरह से ठीक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल है हार्डली हैड वी सेटल्ड डाउन। देखो बच्चों ये जो सवाल लिखा हुआ है हमारे सामने ये इन्वर्जन परिवार से है। हार्डली हैड वी सेटल डाउन, ये इन्वर्जन परिवार से है, पार्शियल इन्वर्जन हमारे सामने है, लिखा हुआ है सेटल डाउन, कोई दिक्कत नहीं। फॉर द नाइट्स रेस्ट, ठीक है, पर्पस क्या है रुकने का, नाइट का हमें रेस्ट करना है। व्हेन वी वर स्टार्टल्ड, सर व्हेन का मतलब यहाँ पर कंजंक्शन हुआ है, लिखा है बच्चे हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, वी वर स्टार्टल्ड। सर ये हमारे सामने पैसिव है, और अगर इस स्टार्टल्ड के बाद, अगर इस स्टार्टल्ड के बाद, या फिर मैं कहूँ सरप्राइज्ड के बाद, या फिर अगर मैं कहूँ एस्टोनिश्ड के बाद, अगर इन शब्दों को आप ध्यान से देखेंगे, स्टार्टल्ड है, एस्टोनिश्ड है, अमेज्ड है, इन शब्दों की बात अगर हम करते हैं, ठीक है ना, तो इन शब्दों के बाद अगर पर्सन की जगह किसी अन्य चीज का नाम लिखा है तो हम प्रेपोजिशन एट को प्रेफर करते हैं, इसलिए इस बाई को हटाकर हमें एट लगाना पड़ेगा। लाउड नॉइज बीइंग मेड। अब यहाँ पर ये जो बीइंग है ना और इसके साथ थर्ड फॉर्म, ये भी आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस ही है, आउटसाइड, ठीक है ना जी। ये लिखा है मेड आउटसाइड, ये आउटसाइड भी अपने आप में यहाँ पर कुछ और नहीं है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। द हाउस, करेक्ट हो गया बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। वी थिंक ऑफ द पास्ट हिस्ट्री। बच्चों जब थिंक के साथ ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है टू हैव ओपिनियन, ठीक है ना, टू हैव ओपिनियन अबाउट समथिंग, ठीक है। वी थिंक ऑफ द पास्ट हिस्ट्री, यानी कि वो इतिहास जो बीत चुका है, ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का, ये ऑफ अपने आप में पॉजेसिव सही काम कर रहा है, द वर्ल्ड एज फिक्स्ड बट ऑफ। अब यहाँ बट और ऑफ दोनों अलग अलग हैं, ये बट अपने आप में कंजंक्शन है भाई, ठीक है ना जी। यहाँ ऑफ के साथ ये लिखा है किस चीज के बारे में कहा गया है, ऑफ द फ्यूचर, ठीक है ना। एज अनडिसाइडेड एंड ओपन टू अ वेल्थ ऑफ पॉसिबिलिटीज। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इस ओ डबल एफ को।
इसके दो अर्थ निकल कर आते हैं। पहला इसका अर्थ निकल कर आता है, ये सेपरेशन हमें बताता है अचानक से दो चीजें अलग हो जाएं, ठीक है ना जी। कोई इंसान छत पर बैठा हुआ था इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है ना जी, भाई अचानक से क्या हुआ, ध्यान उसका बहका, नीचे जाके गिरा, ये हो गया सेपरेशन। ठीक इसी तरीके से अगर हम इसे बताने की कोशिश करें तो ये कभी कभी अर्थ हमें बताने का काम करता है, किसी चीज को डिसकंटिन्यू करना। ऐसे मामले में ये एडजेक्टिव भी बन जाता है। मैं अगर आपके सामने कहूं द फैन इज ऑफ, अगर मैं कहता हूं द फैन इज ऑफ, तो यहाँ ओ डबल एफ जो है इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ लिखा हुआ है क्या चीज, ओपन टू अ, ओपन टू अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है ना जी। किस चीज के लिए, वेल्थ, ओ डबल एफ, पॉसिबिलिटीज। सर पॉसिबिलिटीज से सेपरेशन नहीं, डिसकंटिन्यूटी नहीं बताई गई है, तो यहाँ पर तो पजेसिव केस बताने के लिए हम लोगों को वेल्थ के साथ ओ एफ का यूज करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन की बात अगर आती है तो इन दोनों शब्दों के उच्चारण पर भी आपको सीखना चाहिए। इसका उच्चारण कहलाता है आव, जबकि इसका उच्चारण जो अगर हम कहें प्रोनाउंसिएशन तो इसका उच्चारण होता है अंग्रेजी भाषा में ऑफ, ठीक है ना। खैर मैंने जैसा आपको पहले कहा है, उच्चारण से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस अपना आइडिया कन्वे करना चाहिए, दैट विल बी इनफ फॉर अस, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। टू बॉर्डर गार्ड्स पेट्रोलिंग द नियर बाई फ्रंटियर विद द Georgia have also been reported missing from Friday night, ठीक है जी। दो बॉर्डर गार्ड्स हैं भाई, पेट्रोल कर रहे थे वो, ठीक है ना जी। अब इस पेट्रोल का मतलब आप जान लीजिएगा, ये आपकी बाइक में डलने वाला तेल है, और ये पेट्रोल अपने आप में सिर्फ एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है जब कोई भी अधिकारी किसी ड्यूटी पर क्या है, घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये अपने आप में कुछ और नहीं, एक वर्ब है। द बॉर्डर गार्ड्स पेट्रोलिंग द नियर बाई फ्रंटियर, कहाँ पर घूम रहे हैं भाई, नियर बाई फ्रंटियर विद जॉर्जिया, ठीक है। हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड, सर ये विद की बात कही गई है तो कंपनी बताने का काम किया गया है, विद जॉर्जिया, करेक्ट है, हाँ है ना। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पर काम करते हैं। Though she has aptitude in mathematics, I won't allow her to take it up as a subject of study for the master's degree because I know the labor involved, लिखा है will tell upon her health, ठीक है ना जी। फ्रेजल वर्ब हमारे सामने है, इसका मीनिंग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है जी। अब हमारे सामने लिखा हुआ ये बिकॉज एक कंजंक्शन है जिसके साथ आई नो द लेबर इन्वॉल्व्ड, ठीक है ना। मैं जानता हूं जो इसमें मेहनत उसकी लगेगी, उसकी वजह से दो शी हैज एप्टीट्यूड इन मैथमेटिक्स। देखिए बच्चों, एप्टीट्यूड का मतलब होता है इंटरेस्ट, तो एप्टीट्यूड के लिए हम इन का यूज नहीं करते हैं, फोर का यूज करते हैं इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन की। हालांकि उसका जो एप्टीट्यूड है मैथमेटिक्स के लिए है, मैं फिर भी उसको अलाउ नहीं करूंगा टेक इट अप, ताकि वो इसको चूज ना करे, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा एज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी फॉर द मास्टर्स डिग्री, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत की जरूरत है। सीडीएस की परीक्षा में ये सवाल पूछा गया। बेटा टेल अपॉन फ्रेजल वर्ब है, जरा इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन 13 पर काम करते हैं। ही हैड लॉस्ट अ रिंग इन द सैंड एंड आई हेल्प्ड हिम सर्च फॉर इट बट इट वाज लाइक लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ haystack, ठीक है जी। ही हैड लॉस्ट अ रिंग, सर ये तो ट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सही है। अब किसी चीज को कोई सराउंड कर लेता है तो इन अपनी जगह कायदे में सही है। एंड आई हेल्प्ड हिम, और मैंने ही उसकी मदद की है। एंड कंजंक्शन है, यहां से नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होता है, आई हेल्प्ड हिम सर्च फॉर, ठीक है ना। सर्च के साथ फॉर बिल्कुल सही अपनी जगह काम कर रहा है, किसी चीज को खोजना, किसी चीज को ढूंढना। बट इट वॉज लाइक लुकिंग फॉर अ नीडल, लेकिन ये ऐसा था जैसे अब वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लाइक जो अपने आप में है, आप मुझे आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ये अपने आप में वर्ब है या फिर ये अपने आप में प्रेपोजिशन है, ठीक है बच्चों। बाकी लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना, इन अ सराउंड होने की वजह से ये इन अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो इस लिखे हुए वाक्य में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर इज देयर इन दिस सेंटेंस, ठीक है। ये आप मुझे आंसर दीजिएगा। अब मेरी कोशिश रहेगी कि अधिकतर क्वेश्चंस में आप लोगों को भी कुछ होमवर्क में दिया जाए, ताकि आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर्स दें, और आपके आंसर्स देखकर मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है कि यस आप सही जगह मेहनत कर रहे हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पर काम करते हैं। ऑल द प्लेयर्स अग्रीड टू डिवाइड द कैश प्राइज बिटवीन देमसेल्व्स, आगे लिखा हुआ है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, ठीक है जी। देखो बेटा यहाँ विदाउट अपने आप में ही एक प्रेपोजिशन है
जिसका हिंदी की अगर बात छोड़ के हम अंग्रेजी में आए तो ये लगभग एक्सेप्ट हमारे सामने आंसर देता है। सभी प्लेयर्स अग्री करते हैं किस चीज के लिए, डिवाइड करने के लिए कैश प्राइस को, ठीक है जी। अब दो होने के नाते तो ऑल कहा नहीं जाएगा। मान लीजिए हमारे सामने जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे इस तरीके से हैं। अब हमारे सामने सारे के सारे इस तरीके से जो प्लेयर्स आ गए हैं, अब वो डिवाइड करने की बात कर रहे हैं किस चीज को, जो भी उनको प्राइस कैश में मिला है। यहां कैश प्राइस रख दिया है भाई। अब जब कैश प्राइस रख दिया है तो संख्या हमें पता नहीं है। जब संख्या हमें नहीं पता तो इसका मतलब सभी को कुछ ना कुछ हिस्सा मिलेगा, ठीक है जी। तो जब एक ही चीज सभी में बट रही है तो ये तो अपने आप में अमंग की बात कर रही है। अगर ये बात इन दो के बीच इस तरीके से बांटी जाती, अगर इन दो के बीच इस तरीके से बांटी जाती, तब हम यहाँ बिटवीन को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर तो अमंग की सेंस है, क्योंकि यहाँ सेपरेट हर किसी को नहीं दिया जा रहा है कोई भी हिस्सा, इसी कारण आप यहाँ पर अमंग को ही वैलिडेट करेंगे। अच्छा सवाल था, कंफ्यूजन से भरा था। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पर काम करते हैं। द टूरिस्ट डिड नॉट नो द लोकल लैंग्वेज बट ही यूज्ड साइंस टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट ही वांटेड टू रीच टू दार्जिलिंग क्विकली। ठीक है जी। सवाल की अगर हम बात करते हैं तो सवाल बिल्कुल सिंप्लीफाइड है। कैसा सिंप्लीफाइड है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। टूरिस्ट डिड नॉट नो, सर ट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से लोकल लैंग्वेज इस लिखी हुई ट्रांजिटिव वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बट अपने आप में कुछ और नहीं, कंजंक्शन है। ही यूज्ड, यूज्ड यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके लिए क्या हो गया, साइंस। अब साइंस यूज करने का क्या कारण है, ठीक है, तो ये उसको बताने वाला कारण इन्फिनेटिव से बता दिया। मेक का ऑब्जेक्ट पीपल है, ठीक है जी। अब मेक के बाद बेर इन्फिनेटिव आता है, ये भी अपनी जगह सही है। दैट हमारे सामने लिखा हुआ प्यारा सा कंजंक्शन है, यहां से सब्जेक्ट है वांटेड, इस लिखे हुए सब्जेक्ट की वर्ब है। अब वांट के बाद उसे क्या चाहिए, तो सर ये इन्फिनेटिव सही काम कर रहा है। सर रीच अपने आप में एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं, ये वेयर का आंसर इसको चुपचाप से दे रहा है। तो बस कुछ और नहीं, इस टू को हमें यहां से हटाना होगा। आइए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मोहन वॉज योर बेस्ट फ्रेंड अ मंथ अगो बट यू नाउ सीम टू हैव ब्रोकन विद हिम अलटुगेदर। क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं, मोहन वॉज योर बेस्ट फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों। ये सब्जेक्ट है, ये एक लिंकिंग वर्ब है जिसकी वजह से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अ मंथ अगो ये हमारे सामने एडवर्ब ऑफ टाइम है, अगो की वजह से ही ये हमने मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट टेंस यहां पर यूज किया। बट यू नो, बट यहां कंजंक्शन है, आगे लिखा है यू नाउ सीम, अब आप महसूस ऐसा होते हैं, टू हैव ब्रोकन विद। सर ब्रोकन विद का मतलब नहीं, आप कहेंगे ब्रोकन अप, ठीक है जी। तो भाई आप में से सारे संजीदा दिल जो हैं वो ब्रेकअप करते हैं। ब्रेकअप का मतलब होता है जब आप किसी से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, जब आप दूसरों से अलग हो जाते हैं। तो ब्रेकअप किसके साथ आपने किया है, यू हैव ब्रोकन अप हिम नहीं कर सकते, विद कंपनी को सेपरेट कर देना। तो यहां बस एक छोटा सा अप लगाकर इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं, ठीक है जी। अब दोस्तों एक छोटा सा होमवर्क आप सभी बच्चों के लिए है, जरा कमेंट्स में इसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। एक आप लोगों के लिए ऑल टुगेदर का मीनिंग क्या होता है भाई, और एक आपके सामने ऑल टुगेदर, इन दोनों के पार्ट्स ऑफ स्पीच और मीनिंग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से समझने का काम करते हैं। Economists believe that India had taken a new turn in 1990 with the liberalization to her economy. पहली बात को ध्यान से समझेंगे। इकोनॉमिस्ट इस बात पर विश्वास करते हैं कि ये कंजंक्शन है, ये टेंस के अकॉर्डिंग सही जा रहा है। इंडिया हैड टेकन अ न्यू टर्न इन 1990, 1990 की बात कही गई है और उसी से रिलेटेड पास्ट का परफेक्ट टेंस अपने आप में सही जा रहा है। विद द लिबरलाइजेशन टू हर इकोनॉमी, सर लिबरलाइजेशन तो चल जाएगा, ठीक है ना। अब यहां समस्या ये आती है कि यहाँ टू का मतलब क्या है। टू का मतलब तो ये सेंस क्रिएट कर रहा है कि आप यहाँ किसी रिसीवर की बात कर रहे हैं, जबकि जो चेंजेस है ना वो सराउंड करते हुए चेंजेस आए हैं। तो इसी की वजह से हमें यहाँ पर बेहतरीन होगा इन लगा देना, ठीक है ना। टू का मतलब तो रिसीवर का मीनिंग कन्वे कर रहा है। आइए बच्चा क्वेश्चन 18 की तरफ काम कर रहे हैं। आइए बच्चों, बीइंग अप्राइज्ड विद आवर अप्रोच द होल नेबरहुड केम आउट टू मीट द मिनिस्टर। देखिए बच्चों ध्यान से,
यहाँ केम आउट अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए ये आउट प्रेपोजिशन है, ये अपनी जगह जस्टिफाइड है। बाहर क्यों आए, क्यों का जवाब देने के लिए ये इन्फिनेटिव अपना काम कर रहा है। यहाँ पर ये नाउन नहीं, एक एडवर्ब का काम कर रहा है। मीट एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका अपनी जगह ऑब्जेक्ट है। इस सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। द होल नेबरहुड, ये हमारे लिखे हुए सेंटेंस का भाई क्या हो गया, सब्जेक्ट होगा। बीइंग पार्टिसिपल फ्रेज को बताने का काम कर रहा है, पैसिव स्ट्रक्चर है। बीइंग अप्राइज्ड, सर विद हम कंपनी की बात कर रहे होते हैं, विद हम कंपनी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब हमें समझ में आता है क्या चीज, बी अप्राइज्ड विद ना लगाकर हमें यहां ऑफ लगाना होगा। अब अप्राइज के साथ अगर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है जब औपचारिक रूप से हम किसी की जानकारी किसी को देते हैं या किसी के बारे में कोई सूचना किसी को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है जी, आइए आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर आपको लिए चलते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने कहता है द इफेक्ट्स ऑफ फीमेल एम्प्लॉयमेंट। सर यहाँ फीमेल एम्प्लॉयमेंट का पोजेशन बताने के लिए ऑफ अपनी जगह वैलिड है। ऑन जेंडर इक्वालिटी, यहां लिखा है ऑन जेंडर इक्वालिटी नाउ अपीयर्ड टू बी टिकलिंग एट द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट किस चीज के बारे में टॉपिक बताया गया है, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, ये अपनी जगह सही है। नाउ अपीयर, अब ये महसूस होता है क्या, टू बी ट्रिकलिंग। ट्रिकलिंग का मतलब क्या होता है, ट्रिकलिंग का मतलब होता है जब आप धीरे धीरे चल रहे होते हैं, बहुत कम संख्या में कोई भी काम कर रहे होते हैं। धीरे चलना, धीरे गति में किसी चीज को पाना, बहुत कम संख्या मात्रा में किसी चीज को अचीव करना, इसे हम ट्रिकलिंग कहते हैं। ठीक है जी। अब जब हम ट्रिकलिंग, जैसे अगर मान लीजिए मैं आप सभी के सामने कहता हूं दे आर ट्रिकलिंग इन टू द थिएटर, ठीक है, दे आर ट्रिकलिंग इन टू द थिएटर, इसका मतलब धीरे धीरे कम संख्या में वो लोग थिएटर के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर ट्रिकलिंग के साथ हम लोगों ने एट, सर जनरेशन स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है, तो एट को हटाकर हम कहाँ लेकर जाएंगे, डेस्टिनेशन की तरफ लेकर जाएंगे, तो हमें यहाँ पर टू लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आइए बच्चा पार्टी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमें कहता है सिंस द 15 मिनट्स, मतलब क्योंकि 15 मिनट जो है हमारे सामने, दैट शी ड्राइव्स, जो वो चलाती है, शी कन्फेसेस दैट शी फील्स लाइक अ वुमन विद विंग्स। अच्छा सवाल है, कंफ्यूजन से भरा हुआ सवाल है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये तो आप सभी बच्चों को पता चल ही गया है कि इसके साथ सिंस का लेना देना नहीं है। फिर कुछ बच्चों ने सोचा कि सर यहाँ फोर लगा दें, फोर आप बिल्कुल लगाओ, हमें एतराज नहीं है। फोर को लगाते ही आपको यहाँ पर टेंस भी चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सिंस और फोर जब भी किसी सेंटेंस में यूज होते हैं तो वो किसी पार्शल कंप्लीट, पार्शियल इनकम्प्लीट एक्शन को जस्टिफाई करते हैं, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को जस्टिफाई करते हैं। तो उस लिहाज से तो ये टेंस भी साथ साथ छेड़ना पड़ेगा, कहानी के अंदर पूरी तरह से परिवर्तन हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब हमें ये समझ में आता है, कोई इंसान हमें एक सर्टेन ड्यूरेशन बताने का काम कर रहा है और उस ड्यूरेशन में वो इंसान ड्राइव करता है, फिर वो कन्फेस करता है किस बात का, कि वह फील करता है कि एक ऐसी वुमेन है जिसको पंख लगे हुए हैं। तो विद तो कंपनी के लिए सही हो गया, लाइक अपने आप में कुछ और नहीं, एक प्रेपोजिशन है। यहाँ शी का हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक ऐसी वुमेन जिसके पास अपने विंग्स हैं, शी कन्फेसेस दैट। यहाँ ये ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके पास ये नाउन क्लॉज इसका ऑब्जेक्ट बन गया है। तो आप यहाँ पर बस कुछ और नहीं, सिंस और फोर दोनों को हटाकर या तो आप यहाँ इन लगा लीजिए या फिर यहाँ पर विद इन लगा लीजिए। समझ रहे? अब इन का मतलब होता है क्या, यानी कि जब उसे 15 ही मिनट होते हैं ना, तो 15 मिनट के आखिरी पलों में वो फील करती है जैसे वो एक ऐसी औरत है जिसको पंख लगे हुए हैं। और इन अगर हम कहते हैं तो इन का मतलब, चलो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा बेटा इस चीज को। मैंने आपको कहा विद इन टाइम, ठीक है, फिर मैंने आपको कहा इन टाइम। इन दोनों में बिल्कुल सामान्य फर्क होता है, आपको पता होना चाहिए। जब विद इन टाइम की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें समझ में आता है, मान लीजिए एक समय की स्टार्टिंग हमारे सामने यहाँ पर दी है और समय का जो एंड है वो ये हमारे पास दिया हुआ है। तो इन विद इन टाइम का मतलब है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक के बीच में कहीं पर भी आप कोई भी काम कर सकते हैं। विद इन टाइम जो आपको ड्यूरेशन दी है, कहीं पर भी समय के शुरू और अंत के बीच कहीं पर भी आप करो, कोई दिक्कत नहीं। इनकी जब अब हम बात कर रहे होते हैं तो इनका मतलब स्टार्टिंग यहाँ है, एंड यहाँ है। तो शुरुआत के पलों में कोई दिक्कत नहीं है, जहां ये खत्म होने वाला है सिर्फ उसी की बात कही जाती है इन टाइम से। ठीक है जी,
करेक्ट है, फाइन। इन टाइम का मतलब हमें समझ में आता है जहां समय खत्म हो रहा है उससे ठीक पहले। ठीक है बच्चे, अगर हम ऑन टाइम की बात कर रहे हैं तो ऑन टाइम में ड्यूरेशन नहीं बताया जाता, आप एग्जैक्ट टाइम बताने का काम करेंगे। ऑन टाइम में आप बताने का काम करेंगे एग्जैक्ट टाइम। ठीक है ना जी, अगर आप किसी को कहते हैं आप मुझे ऑन टाइम मिलना, तो जो आपने टाइम दिया अगर 9:30 तो 9:30 ही मुलाकात होगी। ठीक है बेटा, आइए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये एक बहुत पुराना ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, CHSL 2021 में पूछा है। आई डिड नॉट वॉन्ट टू लिसन टू हिम, मैं नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता, टू लिसन, सुनना, किसको, टू हिम। लिसन के साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू का आप यूज करते ही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट ही वॉज एडमेंट, वह बहुत जिद्दी था, किस बात का, एंड डिस्कस्ड अबाउट। अब यही ही कि जो हमारे सामने वर्ब यहाँ पर है, इसी ही की वर्ब यहाँ है। डिस्कस का मतलब टॉक अबाउट होता है, इसी वजह से बस इसको हटाना है। ये एक सुपरफ्लॉस क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए भाई आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बहुत खूबसूरत सवाल हमारे सामने आता है। When I asked the guest, जब मैंने गेस्ट से पूछा what she liked to drink, she replied that she preferred coffee much more than tea. अच्छा सवाल है, परेशान करने वाला। When I asked the guest, सर ask ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। What she would like to drink, ठीक है ना जी, like अगर would के साथ कहा जाता है, ये अपनी चॉइस बताने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना जी, अरे हाँ है ना, ठीक है ना जी। पहले इन दोनों सेंटेंसेस के थोड़े से हाव भाव को समझते हैं बेटा। यहां लिखा है आई टू ड्रिंक, आई टू ड्रिंक, इस वांट का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये उस इंसान की अपनी खुद की इच्छा है। ठीक है ना जी, दिली इच्छा है कि भाई मैं पीऊं, शराब पीने वाले इंसान की दिली इच्छा है कि मैं पीऊं, आई वांट टू ड्रिंक। ठीक है जी, यहां लिखा है आई हैव टू ड्रिंक। आप किसी ऐसी पार्टी में गए, यूं तो आप शराब वगैरह नहीं पीते, यूं तो आप शराब वगैरह नहीं पीते, लेकिन आप ऐसी एक पार्टी में गए जहां आपके सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, वहां जाकर आपको मजबूरी है, आपको वहां पीना पड़ता है। तो यहां पर क्या हो गई, आपने कह दिया सर हमने एक मजबूरी देख ली इसलिए हमने आई हैव टू ड्रिंक कर दिया। यानी कि किसी भी लिखी हुई वर्ब के साथ हम इन्फिनेटिव लगाते हैं ना, तो उसका अपना एक खास अर्थ बनता है। तो बेटा यहाँ आई वुड लाइक टू ड्रिंक, यानी कि यहाँ उसने अपनी पसंद बताई। अगर वांट की जगह अगर मैं लाइक की बात कर रहा हूं तो ये होगी उस इंसान की अपनी पसंद। ठीक है ना जी, करेक्ट है। आगे लिखा है शी रिप्लाइड दैट, तो शी रिप्लाइड के बाद ये ट्रांजिटिव हुआ, यहां से नाउन क्लॉज शुरू हुआ, शी प्रेफर्ड कॉफी। ठीक है जी, अब सर कॉफी का कंपैरिजन आप किससे कर रहे हैं, टी से कर रहे हैं, तो देन को हटाकर आप टू लिखेंगे। मोर और मच की इनकी भी हमें जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना जी, करेक्ट है, इजी था। आइए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 23 पर आ जाओ। अच्छा चलो बेटा, इसी क्वेश्चन से एक सवाल मेरे मन में आया जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, ठीक है ना। बेटा एक बार इस सेंटेंस का आप आंसर कमेंट सेक्शन में करेक्ट करके दीजिएगा। आप इसका आंसर बनाएंगे तो बहुत प्यारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है बच्चे, आइए बच्चों चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन कहता है गांधी जी ऑलवेज रिग्रेटेड, सर गांधी जी को हमेशा इस बात का पछतावा था। बात समझ रहे हैं, किस चीज का पछतावा था, सर रिग्रेट तो अपने आप में ट्रांजिटिव है, फोर की जरूरत नहीं, रिग्रेट के बाद द फैक्ट अपनी जगह चुपचाप इसके साथ लिखा जा सकता है। ठीक है जी, फाइन। आगे हम देखने का काम करते हैं, दैट पीपल गेव हिम एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब होता है फ्लैटरी, फ्लैटरी का मतलब होता है बच्चे चापलूसी। अब फ्लैटरी चलो मैं आपके सामने लिख देता हूं, इसके प्लीज आप सभी बच्चे फटाफट से कम 3 सिनोनिम लिखकर दिखाएंगे। ठीक है ना, जिसमें साइकोफेंट आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना जी, वाइल व्हाट ही वांटेड वाज एक्सेप्टेंस ऑफ हिज वे ऑफ लाइफ, वो चाहते थे कि लोग उनके जिंदगी जीने के तरीके को अपनाएं, लेकिन वो इससे हमेशा पछतावा फील करते थे कि लोग उनको फ्लैटरी देते हैं, चापलूसी देते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाएंगे फटाफट से बच्चों। कहता है क्वेश्चन नंबर 24, आई नो दैट, मैं जानता हूं कि इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। ठीक है ना, इग्नोरेंस का मतलब लापरवाही। ठीक है, ये खुशी की बात नहीं है। येट आई एम इग्नोरेंट इन मैनी थिंग्स, सर इन मैनी थिंग्स कहने की जरूरत नहीं है,
आप इग्नोर कर रहे हैं उसको रिसीव करने वाला कौन है? रिसीव करने वाला भी कोई नहीं है। आपकी इग्नोरेंस को कौन रिसीव करेगा? तो इग्नोरेंट के साथ हमें टू लगाने की जरूरत नहीं है। इग्नोरेंट किस चीज के लिए? आप ऑफ लगाकर कहेंगे मैनी थिंग्स, ठीक है ना। मैं बहुत सारी चीजों को लेकर इग्नोरेंट हूं। मेरी बात समझ रहे? इसका मतलब क्या हुआ? मेरे सामने कोई प्रतिक्रिया क्या देता है, मैं उसकी प्रतिक्रिया से दूरी रहता हूं, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स, करेक्ट है। अगर मैं ये कहता हूं ही इज इग्नोरेंट टू हिज फॉल्ट्स, तो इसका मतलब तो वह अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करना चाहता, ठीक है जी। चलिए भाई अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25। डिबेट अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना जी। फाइन। अब डिबेट के साथ अपनी जगह ये लिखा है, ये नाउन है बेटा, ये प्रेपोजिशन सही है। बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, कोई दिक्कत नहीं, सही जा रहा है इज। तो बेटा यही हमारे सामने नाउन है जो इसका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आगे लिखा है इज अंडर वे, अंदर ही अंदर ये काम कर रहा है, ये चल रहा है। अंदर ही अंदर ये काम कर रहा है, ये चल रहा है। आगे लिखा अराउंड द वर्ल्ड। यहां पर अराउंड अपने आप में एक प्रेपोजिशन होती है बेटा। अराउंड का मतलब होता है हेयर एंड देयर। जब जगह फिक्स नहीं हो, जब जगह फिक्स नहीं हो और इधर उधर की बात कही जाए। जैसे अगर आप कहते हैं एक छोटा सा वाक्य, पीपल आर सिटिंग अराउंड, पीपल आर सिटिंग अराउंड मी। अब इस अराउंड का मतलब क्या हो गया? लोग इधर उधर कहीं कहीं बैठे हैं, मैं इधर कहीं और ही बैठा हूं, लोग इधर उधर कहीं बैठे हैं। अगर आप कहते हैं पीपल आर सिटिंग राउंड मी, तो इसका मतलब मेरे चारों ओर सर्कल्ड है उनका बैठने का पोजीशन, ठीक है। एंड इंडिया इज फुल्ली एनग्रोस्ड विद द डिस्कशन। सर एनग्रोज के साथ विद नहीं, विद तो कंपनी के लिए यूज किया जाता है, साथ के लिए, संगत के लिए। तो सर एनग्रोस्ड का मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा, एब्जॉर्ब्ड होता है। यानी कि जब आप किसी तरह से किसी चीज में पूरी तरह से मन लगा लेते हैं तो एब्जॉर्ब्ड इन। यहां पर बेहतरीन आंसर सीडीएस 2017 का ये सवाल था आप लोगों के लिए। आइए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर, आगे लिखा है बट यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक। देखिए एक बहुत प्यारा पुरानी कहावत है, ये बहुत पुरानी और पुरानी कहावत है, ठीक है जी। और मैं एक्चुअल तो इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है व्हेन आई वाज अ टीचर इन अ स्कूल, तो जब बीएड हम कर रहे थे तब हमें किसी टीचर ने ये बात कही थी कि आप किसी ऊंट को, ठीक है, या किसी घोड़े को तालाब तक तो लेकर आ सकते हो, लेकिन पानी वो पिएगा अपनी इच्छा होगी तभी, आप उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते, ठीक है जी। तो ये वही है सवाल, उसी कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि आप किसी भी घोड़े को टू डेस्टिनेशन बताने के लिए सही हो गया द वाटर। वाटर का मतलब दैट वाटर सोर्स, पोंड है, रिवर है, कहीं पर भी कंजंक्शन बट आ गया। यू कैन नॉट, आप नहीं कर सकते हैं। मेक इट टू ड्रिंक, सर मेक के बाद हमें बेयर इन्फिनिटिव की जरूरत होती है, ठीक है जी। तो यहाँ टू लगाने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, ठीक है। आइए भाई क्वेश्चन 27 पर काम करते हैं। एट नाइट लाइंग स्लीपलेस ही कंसीडर्ड सेंडिंग मैसेंजर्स बिसाइड्स द कंट्री सीक्रेटली इन सर्च ऑफ हिज फ्रेंड। अच्छा सवाल है। अब इस लिखे हुए सवाल पे अगर हम बात करते हैं, एट नाइट स्पेसिफिक रात है, ठीक है ना। आई गो फॉर वॉक, आई गो फॉर अ वॉक एट नाइट, यानी कि ये होगी रात कौन सी मेरे बच्चों? जनरल रात, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी को हम किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के साथ जोड़ दें, यानी कि ये हो गई हमारे सामने स्पेसिफिक ड्यूरेशन जहां पर कोई घटना घटी है, ठीक है ना। आई सॉ द मर्डरर, आई सॉ द मर्डरर, ठीक है जी, ठीक लिखा ना मर्डरर की स्पेलिंग, ओके। आई सॉ द मर्डरर इन द नाइट, इसका मतलब क्या हुआ? मैं उस रात की बात कर रहा हूं जिस रात मैंने इस इंसान को देखा, ठीक है भाई। आगे लिखा है एट नाइट लाइंग स्लीपनेस, भाई बेचैन रात वो पड़ा रहा। उसने समझा, सोचा, सेंडिंग मैसेंजर्स, उसने मैसेंजर्स को भेजने का सोचा, बिसाइड्स द कंट्री। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक चॉइस हमारे सामने बिसाइड है। बिसाइड का अर्थ होता है बाय द साइड ऑफ, ठीक है जी। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ। यहां एक इंसान खड़ा है, आप भाई उसके नजदीक जाकर खड़े होगे
बिसाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जब बिसाइड्स की हम बात कर रहे हैं तो बिसाइड्स का मतलब हमें समझ में आता है इन एडिशन टू, जब आप किसी चीज में कोई और इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं तो ये बिसाइड्स हमारे सामने हो गया। अब बिसाइड्स के अलावा अगर हम बात कर रहे हैं बियॉन्ड की, तो बियॉन्ड का मतलब जितना आपको दिखाई दे रहा है उससे परे, ठीक है ना जी। ओके, बियॉन्ड का मतलब क्या होगा, जितना आपको दिखाई दिया जा रहा है या दिखाई आपको दे रहा है उससे परे की आप बात कर रहे हैं। अब ध्यान से समझो बेटा, मैं अगर बिसाइड्स की बात कर रहा हूं तो इन एडिशन टू की सेंस गलत हो गई, ठीक है जी। अगर बिसाइड की मैं बात कर रहा हूं तो जो कंट्री है उसके बगल वाली कंट्री की बात कही है, लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं है, सेंस यहां जस्टिफाइड नहीं है। जस्टिफाइड ये सेंस तो हो सकती है कि जिस कंट्री में वो खुद है उस कंट्री से परे दूसरी कंट्री में भेज रहा है चुपके चुपके इन सर्च ऑफ। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज आप लोग जानते हैं, किसी चीज की खोज में आगे लिखा है हिज फ्रेंड। तो ज्यादा कुछ नहीं, बस इस बिसाइड्स को हटाकर यहां पर ज्यादा सुटेबल क्या आना चाहिए, बियॉन्ड। पेपर एमटीएस के क्वेश्चन में ये पूछा गया है। नाउ वी हैव क्वेश्चन 28। Now we have question number 28. The professor emphasized on, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। The professor emphasized on the importance of studying various perspectives। ठीक है, किस चीज की इंपॉर्टेंस है सर, रिलेट किया है, ठीक है। आगे लिखा है वेरियस पर्सपेक्टिव्स बिफोर कमिंग टू अ कंक्लूजन अबाउट द रिसर्च टॉपिक, ठीक है जी। अब सवाल है यहां पर, जब आप किसी चीज पर एम्फेसाइज कर रहे हैं तो एम्फेसाइज करना, ठीक है ना, ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑन की जरूरत नहीं है। द प्रोफेसर एम्फेसाइज्ड व्हाट, किस चीज पर क्या एम्फेसाइज किया, आप कहेंगे इंपॉर्टेंस, तो यहां सुपरफ्लोस है, बाकी की बातचीत में कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है जी, हाँ ना। अब देखो बेटा, यहां जो ये बिफोर है ना, ये बिफोर अपने आप में प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन की वजह से ये आपके सामने आ गई आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब से। टू यहां पर क्या बता रहा है, डेस्टिनेशन, कंक्लूजन अंतिम होता है। आप जानते हैं कहीं पर भी कोई चीज कंक्लूजन पर आती है तो वो अंतिम निष्कर्ष बिंदु होता है। आप चाहो तो इसी बिफोर को कंजंक्शन की तरह भी किसी वाक्य में यूज कर सकते हैं, और आप यहां पर क्या कहेंगे, द प्रोफेसर एम्फेसाइज ऑन दिस एंड दैट एंड एटसेट्रा, उसके बाद बिफोर ही केम। आप चाहें तो इसे कंजंक्शन की तरह भी लिख सकते हैं। कंजंक्शन के बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब यानी कि पूरा का पूरा एक क्लॉज की तरह से इसका आंसर बनाना पड़ेगा। करेक्ट हो गया दोस्तों, फाइन। क्वेश्चन 29 पर हम चलते हैं दोस्तों, क्या कहता है, दे वर हेजिटेंट इन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल ड्यू टू कंसर्न्स। देखिए बच्चों, इस ड्यू टू की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो ड्यू टू का आप शाब्दिक अर्थ समझिएगा बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ अपने आप में बताने का काम करता है रीजन, ठीक है ना। मैं अगर आपके सामने कहता हूं ही केम लेट बिकॉज ही वॉज इल, अगर इसी बिकॉज को इस पूरे वाक्य के साथ, अगर मेरे बाबू इस बिकॉज के साथ मैं ऑफ लगा देता हूं, तो इस ऑफ को देखते ही आप समझ लीजिएगा ये तो कंजंक्शन रहा, ये प्रेपोजिशन हमारे सामने हुआ। तो ये पूरी कहानी हटकर आप यहां इसको बना देंगे क्या चीज, एक नाउन फ्रेज। करेक्ट हो गया भाई। तो ड्यू टू तो अपनी जगह बिल्कुल सही जा रहा है कायदे से, ठीक है ना जी। द प्रपोजल ड्यू टू कंसर्न्स, अब रिगार्डिंग अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार प्रेपोजिशन है, ठीक है जी। द पोटेंशियल, ये आप लोगों को इसलिए भी ध्यान रखना चाहिए, कई बार आपको को कोई शब्द आइडेंटिफिकेशन के लिए फंसाने के लिए दिया जा सकता है। रिगार्डिंग द पोटेंशियल रिस्क्स एसोसिएटेड विद अपनी जगह बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है इसके साथ। अब यहां हेजिटेंट इन एक्सेप्टिंग अपनी जगह गलत है, ठीक है ना जी। हेजिटेंट इन अपनी जगह गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि इन किसी चीज की सराउंडिंग को जस्टिफाई करने के लिए कह रहा है, तो हेजिटेंट अबाउट। इस अबाउट का मतलब क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन, जिसको लेकर आप श्योर नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप किसी की एज अगर बताना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं, ही इज अबाउट अराउंड 30, यानी कि उसकी एज अप्रोक्स कितनी है, दोनों का एक ही अर्थ है बेटा, 30, ठीक है। अच्छा सवाल था, कंफ्यूजन से भरा। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 30 पर काम करते हैं। द मिनिस्टर एंड सम ऑफ हिज कलीग्स वर इनवाइटेड फॉर द चैरिटी शो स्टेज्ड बाय द धवन कॉलेज। सवाल में क्या गड़बड़ है बेटा, आप कहेंगे सर इनवाइटेड के साथ फोर का नहीं हम यूज करेंगे, हम यहाँ
बात कर रहे हैं उस शो की, डेस्टिनेशन की, तो डेस्टिनेशन के लिए फोर नहीं टू का आप प्रयोग करेंगे। ठीक है ना जी। बाकी का लिखा हुआ सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है। सम ऑफ हिज कॉलेजेस, पार्टिटिव यूज यहाँ कहा गया है। आगे लिखा हुआ है बेटा स्टेज्ड बाई, सर ये पैसिव फ्रेज बना रखा है। ठीक है। India is in no way inferior than the USA in the fertility of soil and in the richness of mineral resources। देखो यहाँ अपनी जगह ऑफ बिल्कुल सही काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह फर्टिलिटी के साथ ऑफ लगाकर रिलेट किया ठीक जा रहा है। एंड कंजंक्शन है इन द रिचनेस, सर इन सराउंड करने की बात कर रहा है, हटाओ। यहाँ पर भी इन सही काम कर रहा है, हटाओ। इंफीरियर के साथ ये शुरुआती क्लासेस में हम लोगों ने कह दिया आप लोगों को, ठीक है ना। एडजेक्टिव्स में भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये सारे वो शब्द हैं जिनके कंपैरेटिवली हम यूज करते हैं, तो इनके साथ हम देन नहीं फिक्स प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं, सभी बालकों को अच्छे से पता है। आइए बच्चों क्वेश्चन 32 पर काम करते हैं। आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, आगे लिखा है, बट आई एम स्टिल नॉट एबल टू सोल्व इट। देखिए ये तो आपके सामने इन्फिनिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। एम स्टिल, स्टिल एक ऐसी एडवर्ब है जो कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए यूज होती है, सिंपल प्रेजेंट के लिए यूज होती है। ये है इसका सब्जेक्ट। आई हैव बीन वर्किंग, अब सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सिंस या फोर का यूज करते हैं, और जहां पर अ लॉन्ग टाइम की बात कही जाती है जो इंडेफिनेट ड्यूरेशन को रिफ्लेक्ट करता है, उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ फोर का ही यूज करते हैं। ठीक है बेटा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 33 हमारे सामने क्या कहता है, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी ऑफ द सैटेलाइट्स टू सी, listen and communicate has made them integral with modern warfare and nuclear war strategies in particular। ठीक है। अब इस सवाल की अगर हम बात करते हैं, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी, सर एबिलिटी को रिलेटिव सेंस में कहा गया है तो ऑफ लगाकर बिल्कुल सही कहा है। ये हमारे सामने इन्फिनिटिव है। लिसन एंड कम्युनिकेट हैज मेड देम इंटीग्रल टू, सर यहाँ पर इंटीग्रिकल के साथ हम विद लगाने की जरूरत नहीं मानते हैं, समझिएगा। ये अपने आप में एक ऐसी प्रेपोजिशन है जो फिक्स है, ठीक है ना। तो इंटीग्रल के साथ विद नहीं, इंटीग्रल के साथ हम टू का यूज करते हैं, यानी कि जिसका मतलब होता है एसेंशियल टू, नेसेसरी फॉर, वाइटल पार्ट ऑफ, या दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड एट ऑल। ठीक है जी। तो इसके साथ हम लोगों को बहुत सटीक तरीके से सोचकर ही चलना पड़ेगा। आगे लिखा है मॉडर्न वॉरफेयर एंड न्यूक्लियर वॉर स्ट्रेटेजीज इन पर्टिकुलर। ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्वेश्चन ये बेटा सीरियस के सवाल उठाया गया था। क्वेश्चन 34 हमारे सामने आता है, आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं, बाई ट्रेन। जी किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कही जाए तो अपनी जगह बाई सही यूज हुआ। हाउएवर आई हैव टू कंप्लीट सम डिस्टेंस ऑफ माई जर्नी बाई फुट एज वेल। बेटा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए हम बाई का यूज करते हैं जब भी हम कोई भी यातायात के साधन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है जी, है ना। लेकिन अगर हम किसी अन्य चीज का प्रयोग करते हैं ट्रेवल के लिए जो यातायात का साधन नहीं है, तो बाबू उसके लिए हम लोगों को प्रेपोजिशन को थोड़ा अलग सेंस में लेकर चलना पड़ता है। ठीक है जी। क्वेश्चन 35 हमारे सामने कहता है, आई फेल्ट टेरिबली एनॉयड विद हिज लैक ऑफ सेंसिटिविटी। देखो बच्चों अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, आई फेल्ट टेरिबल ये तो एडवर्ब है, आगे लिखा है एनॉयड है, एनॉयड यहाँ पर एडजेक्टिव है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हिज लैक ऑफ सेंसिटिविटी, यानी कि वो इंसान जो है ना सहनशीलता नहीं रखता, चीज़ों को समझता नहीं है। तो यहाँ विद की हम तब बात करते हैं जब पर्सन है, अब पर्सन यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर हम लोगों को प्रेपोजिशन लगाकर चलनी होगी एनॉयड ओवर, यानी कि किस वजह से, दैट वाज द रीजन ऑफ द वरी, किस वजह से आप अपसेट हैं। इसका एनॉयड ओवर का मतलब होता है टू बी इरिटेटेड अबाउट समथिंग। ठीक है ना, टू बी इरिटेटेड अबाउट समथिंग, करेक्ट है। यहां पर अगर लिखा जाता तो ये भी लिखा हो सकता था डिस्प्लीज्ड विद हिज लैक ऑफ सेंसिटिविटी। ठीक है। एंड डिसाइडेड नॉट टू टॉक टू हिम एनी मोर, टॉक के साथ मेरे बच्चों हम प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है। तो ये फिक्स प्रेपोजिशन का एक सवाल था हमारे सामने। क्वेश्चन 36 पर काम करते हैं बेटा, क्या कहता है। ठीक है। Mr. Smith was accused for murder, but the court found him not guilty and acquitted him
ईयर, ठीक है जी। अब यहाँ हमारे सामने लिखा हुआ है मिस्टर स्मिथ वॉज एक्यूज्ड, फोर नहीं ऑफ का हम यूज करते हैं। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल है, ठीक है ना, मैंने आपके सामने सवाल लिखा, ही एक्यूज्ड ब्लैंक। अब इन तीनों के तीनों लिखे हुए सवालों में आपको ये बताना है बेटा, ये जो लिखा एक्यूज्ड है, ये एक्यूज्ड है, ये एक्यूज्ड है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है जी। बाकी सवाल हमारा बिल्कुल सामान्य है, ठीक है ना जी। बाकी सवाल में हमारे सामने कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जो हमें परेशान कर सकती है, ठीक है ना, फाइन। ओके, यहाँ पर ये जो ईयर लिखा बेटा ये बेवजह लिखा, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है, ये टाइप करने में कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। इन तीनों क्वेश्चंस में आप एक्यूज्ड का मुझे बताएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या यहाँ पर सेंस है, क्या यूज किया गया है, और इन सभी ब्लैंक्स में आप अपने आंसर्स बनाकर दिखाएंगे कमेंट सेक्शन में। आई विल डेफिनेटली रीड दोज क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन हमारे सामने है, दिस कमिटी कंप्राइजेज विद 10 मेंबर्स। आगे हमारे सामने क्या लिखा है बेटा, आगे हमारे सामने लिखा है टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ओवर दिस प्रॉब्लम, ठीक है। अब सवाल को समझते हैं, क्या चीज, कमिटी अपनी जगह सही है, कंप्राइजेस के साथ हम लोगों को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत है, तो विद ना ऑफ, इसके साथ किसी भी हमें शब्द की जरूरत नहीं है। आगे लिखा टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ओवर दिस प्रॉब्लम, ओवर का मतलब हमें समझ में आता है जो कवर करता है इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। बस कंप्राइजेस के साथ विद लिखा जाना जो है वो अपने आप में ही एक सुपरफ्लूस है, क्योंकि कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन 38 पर हम काम करते हैं, सवाल को देखते हैं। शी हैज नेवर अटेम्प्टेड टू लुक फॉर हर फैमिली, आगे लिखा हुआ है दो शी इज ओनली पर्सन इन हर फैमिली हु इज अर्निंग। सवाल को ध्यान से समझते हैं। देखिए मेरे बच्चों, दो हमारे सामने, एक तो प्रेपोजिशन के साथ जुड़कर फ्रेजल वर्ब बनती है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब हमें समझ में आता है जिसे हम कहते हैं देखभाल करना, ठीक है जी। और अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं लुक फॉर, तो इसका मतलब होता है क्या चीज, सर्च करना। अब यहाँ शी हैज नेवर अटेम्प्टेड, कभी उसने कोशिश नहीं की है, ये इन्फिनिटिव हो गया है, तो सर यहाँ देखने ढूंढने की बात नहीं कही गई है। आप लोग कहेंगे सर लुक आफ्टर की सेंस ज्यादा सटीक है, क्यों, क्योंकि उसने अपनी फैमिली की देखभाल नहीं की है, हालांकि वही अकेली एक ऐसा इंसान है जो उस परिवार में कमा रहा है, तो उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी की तरफ सवाल जा रहा है कि उसे देख रेख करनी चाहिए, वही तो एक इंसान है जो यहाँ पर पैसा कमा रहा है। तो कभी कभी आप लोगों को फ्रेजल वर्ब को लेकर भी एक कंफ्यूजन पेपर में देखने को मिल सकती है, इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बेटा, क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चा। आइए भाई, क्वेश्चन 39 क्या कहता है देखते हैं। आई ऑफर्ड हिम पार्ट टाइम जॉब, मैं उसे पार्ट टाइम जॉब ऑफर कर रहा था, बट ही turned it over saying that he would, क्या लिखा है, rather wait for a full time job। सवाल में कोई दिक्कत ही नहीं है, वुड रेदर के साथ यहाँ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब अपनी जगह सही काम कर रहा है, ठीक है ना जी। फोर आप लोग जानते हैं रीजन की बात कह रहा है, ठीक है ना, वो इंतजार करेगा, किस चीज के लिए इंतजार करेगा, फुल टाइम जॉब के लिए इंतजार करेगा। टर्न ओवर का मतलब तो होता है किसी चीज को पलट देना, ठीक है ना, टर्न ओवर द पेज, इसका मतलब पन्ने को पलट दीजिए, है ना। यहां पर क्या कहना है, एक्चुअल में चाह रहा है टर्न डाउन। जब टर्न डाउन की हम बात करते हैं तो इसका मतलब हमें समझ में आता है रिफ्यूज कर देना, किसी चीज को मना कर देना। तो मेरे बच्चों, टर्न के साथ फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा डाउन, और याद रखिएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो इनके मिडल में लिखा जाता है। आप सभी बच्चे मेरे YouTube चैनल पर जाएंगे तो आप लोगों को वहां पर
फ्रेजल वर्ब की 2-3 क्लासेस देखने को मिलेंगी। वो क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप फ्रेजल वर्ब से डरते हैं तो, ठीक है, वो क्लास आप जरूर देखिएगा। एक आपको टॉप 50 प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस की आपको क्लास मिलेगी, वो 2 क्लासेस आप जरूर देखिएगा। अगर आपका प्रेपोजिशन में प्रीलिम्स में भी बहुत ज़्यादा डर है, मतलब प्रीलिम्स के लेवल के क्वेश्चंस में भी डर है, तो एक बार उन क्लासेस को आप जरूर देखिएगा। वो क्लासेस आपकी बहुत मदद करेंगी। कुल मिला के 4-5 क्लासेस हैं, वो इनकी कहानी को डिटेल में आपको समझाएंगी। आइए बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स, बहुत सारे जो फेमस लोग हैं इन्वॉल्व इन द स्कैंडल, वो इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व के साथ इन अपनी जगह कायदे से सही है, स्कैंडल और रिक्वायर्ड टू अपीयर लिखा है, रिक्वायर्ड टू अपीयर, रिक्वायर्ड के बाद ये इन्फिनेटिव सही जा रहा है, क्या है आगे, टू द इन्वेस्टिगेशन कमिटी। अब सर टू हमने डेस्टिनेशन के लिए यूज किया है, जब हम कहीं से चलकर कहीं पर पहुंचे, तो ये तो अपनी जगह सही है। जब टू की बात क्या है, तो इन्वेस्टिगेशन कमिटी के सामने जाना है, तो इसके लिए तो आप क्या लिख देंगे, बिफोर लिखेंगे, तभी ये बात सेंसिबल होगी। ठीक है बच्चा पार्टी, तभी ये बात सेंसिबल होगी, करेक्ट है। और बिफोर को हम जब भी यूज करते हैं ना, तो बिफोर हम हमेशा किसी अथॉरिटी के सामने पेश होने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है ना। द एक्यूज्ड वाज क्या है, आगे आप लिखने की कोशिश करेंगे, टेकन बिफोर द जज, ठीक है बेटा, तो ये सवाल काम का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 41, ओवर 80% फ्रॉम अस, ठीक है जी, feel that if we had taken some corrective measures earlier the crisis could have been averted। ठीक है ना, हम में से करीब 80% लोग जो है ना, वो ये सोचते हैं कि अगर सही कदम सही पहले उठा लिए जाते, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, वो पहले से ही जो है टाली जा सकती थी। तो सवाल में इतना ज्यादा कोई मुश्किल है नहीं, ठीक है ना जी। अब यहां हमारे सामने लिखा है ओवर 80% फ्रॉम अस, सर हमारे में से पार्टिटिव कितने बताए, 80%, तो 80% ऑफ, और अस का मतलब है हम सभी लोग, तो तभी तो ये गुणा का अर्थ बनाएगा। तो बेटा जी यहाँ फ्रॉम नहीं, हमें ऑफ लिखना होगा, ठीक है जी। ओवर 80% ऑफ अस, हमारे में से 80% ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि अगर हमने करेक्टिव मेजर्स पहले ले लिए होते, क्राइसिस कुड हैव बीन अवर्टेड, जो मुसीबत थी उसको हम टाल सकते थे। चलिए भाई, क्वेश्चन 42 हमारे सामने क्या कहता है, Raman's discovery made during a voyage over the Mediterranean Sea that water molecules could scatter light just like air molecules was very radical in those days। देखो जी बच्चों, यहाँ इनके साथ those days लिखा है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, ये अपनी जगह वैलिड है। was very radical कोई दिक्कत नहीं है। like एक preposition है जिसके साथ ये बात अपनी जगह वैलिड है। that water molecules could scatter, scatter अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके साथ लाइट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। रमन्स डिस्कवरी मेड ड्यूरिंग, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है, जो एक सर्टेन ड्यूरेशन को, एक समय के अंतराल को बता रहा है। अब वोएज, अब वोएज हम कहते हैं शिप ट्रेवल को या शिप जर्नी को, ठीक है ना, समुद्री यात्रा को। अब ओवर तो कहा नहीं जा सकता, जब हम यात्रा को बताने की कोशिश करते हैं तो अक्रॉस कह देना ज्यादा सेंसिबल है। आप समझिएगा मेरे बच्चों, अगर किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आपको जाना है तो आप अक्रॉस करेंगे। इसी 2 डायमेंशनल को आप लोगों को सिलेक्शन बैच में मैं पढ़ाता हूँ बेटा, 2 डायमेंशनल ट्रेवल को आप अक्रॉस के साथ बताने का काम करते हैं। और अगर कोई सोर्स है जो 3 डायमेंशनल है, पानी जाता है इस पाइप से उस पाइप की ओर, तो सर इसके लिए हम लोग यूज करते हैं थ्रू, जो कि 3 डायमेंशनल आपका सोर्स है। तो बेटा यहां आप एक तरफ से दूसरी तरफ जब यात्रा कर रहे थे, कहा, मेडिटेरेनियन सी पर, ठीक है बेटा। अच्छा, इसी बात के साथ मेडिटेरेनियन जरूर लिख लीजिएगा, स्पेलिंग टेस्ट में पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में, ठीक है बेटा। आइए आइए बच्चों, क्वेश्चन 43 पर काम करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ इज लेवलिंग ऑफ इन मोस्ट एरियाज ड्यू टू राइजिंग एफ्लुएंस एंड एडवांसेस टू वीमेन्स एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग, ठीक है जी। अब ध्यान से समझने का काम करते हैं। पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि जो है, इज लेवलिंग ऑफ, वो बिल्कुल समान लेवल पर अब आ रही है धीरे धीरे। इन मोस्ट एरियाज, अधिकतर एरियाज में, इन अपनी जगह सही है।
किस वजह से? ड्यू टू राइजिंग एफ्लुएंस। क्या मेजर कारण है? राइजिंग एफ्लुएंस। राइजिंग एफ्लुएंस का मतलब है समृद्धि लोगों की बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है तो दिक्कत नहीं है। एंड एडवांसेस क्या लिखा है? टू। सर टू तो डेस्टिनेशन वाली बात हो गई, तो आप कहेंगे एडवांसेस इन। किन चीजों में एडवांस होते जा रहे हैं हम? आप कहेंगे सर एडवांसेस इन, तो सर एडवांसेस को भी ठीक करेंगे ना हम। एडवांसेस की जगह इसको नाउन के फॉर्मेट में लेकर आएंगे। क्या लिखेंगे हम? एडवांसमेंट्स, यानी कि जो धीरे धीरे विकास हो रहे हैं किसमें? विमेन्स एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग के एरियाज में। ठीक है, यहां इन जो यूज हुआ है ना, इन इसलिए यूज हुआ है ताकि ये विमेन्स एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग को हम बता सके क्या? एरियाज, डोमेन्स, क्षेत्र जिसमें अब विकास हो रहा है। तो बेटा इस लिखे हुए सवाल में एडवांसेस टू विमेन्स नहीं, एडवांसमेंट्स इन विमेन्स एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग होगा। क्वेश्चन 44 हमारे सामने है भाई। Encouraging healthy competition between the students of the school was one of the objectives of the annual sports day. एनकरेज करना किसको? हेल्दी कंपटीशन को। बिटवीन केवल तब है जब दो के बीच पारस्परिक कोई बात है। यहाँ स्टूडेंट्स किसी स्कूल में है तो दो के तो बीच रही नहीं बात, बिटवीन को हटाकर हमें अमंग लगाना पड़ेगा। ये तो होगी पहली करेक्शन बच्चे, ठीक है ना। आगे लिखा है ऑफ द स्कूल, स्कूल के ही स्टूडेंट्स है, पार्टिटिव यूज है ऑफ का। वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, देखो ये फ्रेज आपको प्रोनाउंस में अच्छे से पढ़ाया जाता है, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, ठीक है ना जी। आगे क्या लिखा? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव किसके बना रहे हैं? रिलेटिव स्टडी कर रहे हैं हम, एनुअल स्पोर्ट्स डे। तो बस एक ही छोटी सी गलती है बेटा, बिटवीन को हटाकर आपको अमंग लिखना है, दैट्स इट। करेक्ट हो गया बच्चे। अब अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रेपोजिशंस। ठीक है, एक नई तरह का आप लोगों के लिए सवाल है। द राइज विद द मॉर्निंग, द राइज विद द मॉर्निंग सभी ऑप्शंस में लिखा है। चलो ऑप्शंस को एलिमिनेशन से हम लोग ठीक कर लेते हैं, ठीक है ना। दे राइज विद द मॉर्निंग, ठीक है, सब जगह लिखा हुआ है। मॉर्निंग लार्क, ठीक है ना जी, एक पक्षी है जो आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है भाई, ठीक है ना। दे राइज विद द मॉर्निंग लार्क, आगे लिखा है एंड लेबर टिल ऑलमोस्ट डार्क, ठीक है ना जी। लेबर यहाँ वर्ब है बच्चों, जिसका मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, ठीक है ना। देखो बच्चों, जब स्टिल की हम बात करते हैं तो स्टिल जो है अपने आप में एक एडवर्ब है जो बताने का काम करता है किसी चीज को जो अब भी कंटिन्यू है। मैंने क्या कहा? जो अब भी कंटिन्यू है। तो सर ये तो उठते हैं और अब भी काम कर रहे हैं, तो ये जस्टिफाइड नहीं है इसकी सेंस, ये जस्टिफाइड नहीं है इसकी सेंस, ठीक है जी। अब आती है बात हमारे सामने अटमोस्ट। जब अटमोस्ट की हम बात कर रहे हैं तो अटमोस्ट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट अमाउंट, ठीक है ना जी। ये अपने आप में मीनिंग हमें बताता है, जो ग्रेटेस्ट अमाउंट की हमें बात करता है। यहाँ पर ग्रेटेस्ट अमाउंट की बात नहीं है, हमसे कहा है एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के दो ही रास्ते बचते हैं, एक टिल है और एक बाई है। अब इन दोनों को बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझने का काम करते हैं, ठीक है ना जी। ये बजे हैं भाई साहब रात के 9, ठीक है जी। हमारे यहाँ पर जितने भी स्टाफ के लोग हैं, हमारे यहाँ के जितने भी स्टाफ के लोग हैं वो सुबह किसी भी टाइम आए, लेकिन टिल 9 PM वो काम करेंगे, टिल 9 PM। तो इसका मतलब क्या हुआ? शुरुआत कहीं भी हो, कहां पर अंतिम समय आपने बता दिया, जब तक 9 नहीं बज जाते, ठीक है जी। जैसे ही आप बाई की बात कर रहे हैं तो बाई का मतलब क्या होता है? बाई इसी के नेक्स्ट लेवल पर जाता है। क्या चीज? ये हमेशा एक लिमिट बताने का काम करता है और हमें बताता है कि 9 बजे के बाद वो काम नहीं करते हैं। अब पॉइंट को ध्यान से समझते हैं, ठीक है। यहां हमारे सामने लिखा है दे राइज विद द मॉर्निंग लार्क एंड लेबर बाय ऑलमोस्ट डार्क, यानी कि जब तक अंधेरा नहीं हो जाता तब तक वो काम करते हैं। सर यहाँ इस बाई के अंदर एक छोटी सी कंफ्यूजन आ जाती है, आप यहाँ उनको वार्निंग देने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आप कभी भी कोई फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करते हुए नोटिफिकेशन में लिखा हुआ मिलता है यू कैन अप्लाई फॉर दिस
पोस्ट लेटेस्ट बाई दिस डेट। आप एक वार्निंग दे रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, इस समय सीमा के बाद नहीं आप भर सकते। तो सर यहाँ कोई ऐसी समय सीमा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल उनके प्रोसेस को बता रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है उनका रूटीन एक्शन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है उनका रूटीन एक्शन है। उनका रूटीन एक्शन कहाँ तक चलता है? यहां तक चलता है। तो ज्यादा बेहतर हमारे सामने यही एक प्रेपोजिशन को जस्टिफाइड हम मान सकते हैं। करेक्ट हो गया भाई। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द पास्ट, पुरानी बात करें तो द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग राइट कैंडिडेट, पुरानी अगर हम बात करते हैं, ये समय के दौरान की बात कही गई है। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट, कोई आपत्ति नहीं है इसमें, ऑफ अपनी जगह सही है। हैज रिफ्लेक्टेड रिवलरीज, बहुत ज्यादा विरोधियों को दिखाया गया है, बहुत ज्यादा विरोध दिखाया है। बिटवीन मैनी कंट्रीज एंड, सर यहाँ बिटवीन अपनी जगह वैलिड है, क्यों? क्योंकि बिटवीन के साथ आगे पेयर करने के लिए कंजंक्शन ठीक काम कर रहा है। मैनी कंट्रीज एंड पॉपुलरिटी कंटेस्ट प्लेड आउट, ठीक है। अमंग गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट्स बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है जी, तो अमंग अपनी जगह वैलिड काम कर रहा है। एनजीओज एंड मीडिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ये अपनी जगह सही काम कर रहा है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं आप लोगों के लिए। शी कंप्लेंट अबाउट हर, लिखा है शी कंप्लेंट अबाउट हर वीक आईज एंड लिमेंटेड अबाउट। लिमेंट का मतलब होता है जब आप किसी के लिए, किसी चीज के लिए दुख व्यक्त करते हैं, ठीक है जी, जब आप किसी चीज के लिए दुख व्यक्त करते हैं। आगे लिखा है द नेसेसिटी फ्रॉम स्पेक्टेकल्स, उसने शिकायत की किस चीज के बारे में? हर वीक आईज, कि उसकी जो आईज हैं वो कमजोर हैं, ठीक है जी। अब कंप्लेन अपने आप में, ठीक है ना, कंप्लेन अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब तब होती है जब इसके बाद हम पर्सन लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। शी कंप्लेन्ड हिम, अब किस चीज के बारे में आपने कंप्लेन की? अबाउट समबडी या समथिंग, ठीक है भाई, तो ये तो कोई परेशानी नहीं कर रहा है। आगे लिखा है लिमेंटेड, लिमेंटेड का सब्जेक्ट कौन है? शी। लिमेंटेड का मतलब दुख व्यक्त करना, पछतावा व्यक्त करना। यहां पर भी अबाउट ठीक है। द नेसेसिटी फ्रॉम नहीं, ऑफ, किस चीज की जरूरत है उसे? आंखों में दर्द है तो भाई स्पेक्टेकल्स की उसे जरूरत है, और कुछ नहीं चाहिए भाई। ठीक है दोस्त, आइए बच्चों 48 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन 48, ठीक है। The way forward is for the government to push through a long delayed reform of oil marketing in order to consciously shore on investments and restructure the oil market architecture, ठीक है जी। द वे फॉरवर्ड, आगे का जो रास्ता है, ठीक है ना जी, लिखा है क्या? इज फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए है। टू पुश, इंफिनिटिव काम कर रहा है, पुश करना, आगे इसको और गति देना। थ्रू अ, किस जरिए तो गति देना? अ लॉन्ग डिलेड रिफॉर्म, जो बहुत पहले से अटका हुआ है, उस रिफॉर्म को लागू करके, ऑफ ऑयल मार्केटिंग इन ऑर्डर टू, पर्पस बताया जा रहा है। कॉन्शियसली श्योर ऑन, ऑन का क्या सेंस है? और का तो कोई सेंस है नहीं यहाँ पर, तो हमें यहाँ कहना होगा क्या चीज? जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रोंग बनाते हैं, उसको सपोर्ट करके, तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब है श्योर अप, ठीक है ना। तो श्योर अप का मतलब हमें क्या समझ में आता है? श्योर अप का मतलब होता है जब हम सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब हम सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हमारी कोई भी बात, हमारा आर्ग्यूमेंट या हमारी कोई भी स्थिति स्ट्रोंग हो जाए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स एंड रिस्ट्रक्चर द ऑयल मार्केट आर्किटेक्चर। हाउ कैन यू बी सो गुलिबल एंड नॉट रियलाइज, आप ऐसे कैसे हो सकते जिनको आसानी से धोखा दिया जा सके और आप ये महसूस भी नहीं करते हैं दैट द पर्सन whom you call your friend, जिस दोस्त को आप अपना दोस्त बुलाते हैं, हैंग्स आउट विद यू। हैंग्स आउट का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि ये कोई नया मुश्किल शब्द है नहीं। हैंग आउट का मतलब होता है, चलो आप कमेंट्स में आंसर दीजिएगा हैंग आउट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना जी। विद यू, यहाँ विद क्यों? अब एक एक करके सवाल पूछता हूँ। हैंग आउट का मीनिंग आपको बताना है। यहाँ विद का यूज किस तरीके से किया गया, क्या जस्टिफाई करने के लिए यूज हुआ है? ओनली बिकॉज ही इज लिविंग ऑफ टू यू, ठीक है ना जी। अब ध्यान से देखो, लिविंग ऑफ यू। अब लिविंग ऑफ का मीनिंग आप लोगों को बताना है, और बताना है फोर्थ आंसर। यहाँ मतलब फोर्थ, ये जो ऑफ लिखा है यहाँ पर,
आखिर इसको क्यों यूज किया गया है। ठीक है भाई, चलो सेंटेंस के अंदर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो कोई भी एरर नहीं है, सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं है। ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना दिया है, ठीक है ना। 4 मैंने आप सभी से सवाल पूछे हैं, आप बताएंगे इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, यहाँ विद का यूज किस तरह किया गया है, यहाँ इस लिखे हुए सवाल में लिविंग ऑफ का मतलब क्या होता है, इस ओ एफ का मतलब आप मुझे बताएंगे यहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है। ठीक है बच्चे, चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के प्यारे से होमवर्क के लिए मैंने दे दिया है आपको। ठीक है, आइए बाबू अगले सवाल की काम करते हैं। द केपलर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च्ड ऑन 2009 वाज डिजाइन्ड टू फाइंड प्लैनेट्स अराउंड अदर स्टार्स। अच्छा सवाल है। सवाल की अगर हम बात कर रहे हैं, ध्यान से समझते हैं। ये है भाई एक टेलीस्कोप लॉन्च्ड ऑन, जब हम किसी ईयर की बात करते हैं या फिर हम किसी मंथ की बात करते हैं, मैं अगर किसी सीजन की अगर बात कर रहा हूं या फिर कोई भी ऐसा फेस्टिवल, कोई भी ऐसा फेस्टिवल जिसके अंदर ड्यूरेशन होती है कुछ दिनों की, ठीक है ना, जैसे इन नवरात्रि, तो इनके साथ हम इनका यूज करते हैं, जबकि ऑन यूज किया जाता है किसके लिए, स्पेसिफिक डेट या स्पेसिफिक डे के लिए। तो 2009 की अगर बात कही है तो यहाँ पर इनका आप प्रयोग करेंगे। ठीक है जी, है ना, फाइन। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल मैं पूछ रहा हूं, आंसर दीजिएगा। ठीक है ना, पीपल फास्ट, ठीक है जी, अब आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। और मैंने आप लोगों को कहा है इंग्लिश विद गोपाल वर्मा यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे, वहां पर फ्रेजल वर्ब्स की 2-3 क्लासेस आपको देखनी है, बहुत ज़रूरी है। फ्रेजल वर्ब्स कैसे काम करती हैं, कितनी तरह की होती हैं, फ्रेजल वर्ब्स ट्रांजिटिव्स कौन सी होती हैं, इंट्रांजिटिव कौन सी होती है, फ्रेजल वर्ब के बेसिस पर किस तरीके से इनको हम स्प्लिट कर सकते हैं। और फिर एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, कौन सा भाई, कि प्रेपोजिशन के चुनिंदा सवाल कौन से हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस अगली क्लास में भी आप लोगों के साथ प्रेपोजिशन पर ही हम काम करेंगे, जिसमें ज़्यादातर हम आपके साथ लेकर चलेंगे वो क्वेश्चन जो ज़्यादातर ट्रेडिशनल हैं, रिपीटेड हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मस्त रहिएगा, मेहनत कीजिएगा। बाय एवरीवन।